थम्स अप एंड ऑल कुछ स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज सेशन इज़ ऑन बिल्ड विद एआई। मोस्टली एआई तो नहीं, बट हम जेन एआई को ज़्यादा कवर करेंगे बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सन्स नोज अबाउट एआई। बट हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा एआई का, व्हाट एक्चुअली एआई इज़, but we will go little bit deep down in Gen AI. Okay. So first question arise, what is AI? Okay. Uh, एक कंप्यूटर डेफिनेशन से बेटर है कि मैं वैसे समझा देता हूँ। व्हाट इज एआई? लाइक एआई, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, द वर्ड already defines itself. The artificial intelligence. It means to mimic the human intelligence, that how human works, how human reason, how human being emotional, not emotional, so we didn't track the emotional thing yet, but how humans reason things, कि इंसान लोग सोचते कैसे हैं एंड किसी चीज़ को करने का तरीका क्या रहता है एंड क्रिएटिव वे में। ओके, दैट्स एआई। कि हमें पर्टिकुलर कंप्यूटर को किसी तरीके से प्रोग्राम ना करना पड़े एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटी मीन्स एक टर्म होता है कि हम कोई, जैसे सपोज मुझे किसी काम को करना है, तो मैं इफ़ एंड एल्स केस लगा के कर सकता हूँ कि प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम कर दिया कि हर, जैसे लाइक जिस टाइप का इनपुट आ रहा है पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो सही तरीके से काम करे। ओके, बट एआई इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। एआई को हम एक्सप्लिसिटली किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं करते। इट्स मोर लाइक थिंक अबाउट इट इज़ अ बेबी। ओके, you have to train it, you have to like the baby needs to learn, so you have to talk to the baby and एक analogy है कि think AI as a baby। ओके, कि तुम्हें उसको सिखाना है सारी चीज़ें, एंड इसमें जस्ट सिखाने से भी और एक चीज़ आती है कि तुम्हें उसको बिल्ड भी करना है। यू हैव टू बिल्ड दिस दैट थिंग ऑल्सो। ओके, सो एआई का हमारे लाइक डेली लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस रहता है, वी विल कवर दैट। फर्स्ट थिंग, मोस्टली लोगों को लगता है कि ए आई जस्ट अभी से बूम हुआ है, ये चैट जी पी टी एंड ऑल दैट थिंग, बट ए आई, लाइक ए आई गोज बियॉन्ड दैट। लाइक बहुत पहले से ए आई चला आ रहा है। यूट्यूब रिकमेंडेशन, तुम जो यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देखते हो, जो मॉडल्स होते हैं, दैट्स ऑल्सो कम अंडर द ए आई। यूट्यूब रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, इवन जी बोर्ड में जो लाइक तुम्हारा ऑटो कंप्लीट होता है या फिर उसको पता चल जाता है कि तुम क्या नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हो, दैट्स ऑल्सो ए आई। फिर एंड गूगल असिस्टेंट, दैट्स प्योरली ये है कि तुम्हारा असिस्टेंट मोर लाइक अ असिस्टेंट फॉर यू, कि तुम्हारे सारे काम कर देगा। इवन द एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी, ऑल यू दैट थिंग्स। एंड नेक्स्ट कम्स टू गूगल लेंस, इट्स मोर ऑफ like image processing. So it's recognize the image and all the things what is it is in. Even the OCR, optical character recognition, it's recognize the characters, that also comes under the AI. Okay, because कोई इंसान ह्यूमनली अगर कोई रिटर्न कर रहा है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड जो फॉन्ट है वो सिमिलर नहीं रहती हर टाइम जब हम हैंड रिटन कर रहे हैं। बट ओके, सो उस हैंड रिटन को समझने के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिकली हमें उसे प्रोग्राम ना करना पड़े। वो ट्रेन रहे ऑलरेडी न्यूमरस डाटा सेट पे, एंड वो देखते ही समझ जाए, लाइक ह्यूमन जैसे हम दूसरों की हैंड राइटिंग समझ जाते हैं हमें ये। लाइक बट कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर इट्स मोर लाइक रिकॉग्नाइज द थिंग्स विद ग्रिड्स, कि पिक्सल कहाँ पे कैसे हैं एंड फ़ॉन्ट का साइज कैसा है। इवन उससे भी ज़्यादा अगर टेक्स्ट बेस पर चले जाओ, तो वो उसके हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, दैट्स कॉल्ड ASCII कोड। ओके, टेक्स्ट में उससे, बट व्हेन यूज लाइक टेक अ स्क्रीनशॉट, डू द लाइक पुट इट ऑन गूगल लेंस, तो तुम उस स्क्रीनशॉट में से जो जो लिखा हुआ होगा ना, वो तुम कैप्चर कर सकते हो, तुम उसे सेलेक्ट कर सकते हो। बट ओके, तो दैट्स द थिंग विच कम्स अंडर द ए आई। नेक्स्ट एंड लास्टली, इतना सब तो यूज़ के हो गया, बट रियल लाइफ में हम पर्सनली एकदम पर्सनल लेवल पे क्या फ़ायदे हैं। ओके, सो एंड कि लाइक हमारे लिए क्या यूजेस हो सकता है, इनके एप्लीकेशंस क्या है जेन एआई के लिए। ये तो चलो बहुत ही कंपनी लेवल पे यूजेस हो गया जो हमें डिलीवर कर रहे हैं, बट मोर स्पेसिफिक, मोर टू आर यूज। ओके, दैट्स कम। फर्स्ट थिंग, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के लिए आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चैट जीपीटी का अभी तक यूज़ नहीं किया होगा। सबने असाइनमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ चैट जीपीटी पर सर्च किया ही होगा ऑब्वियसली,
कि what is this and write an assignment in 200 words for this topic and that. Okay, assignments तो like for us students it's a miracle कि हमें like explicitly ढूंढना नहीं पड़ रहा गूगल सर्च पे करके कि हर एक वेब पेज को सर्च कर रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, हर एक पीडीएफ को रीड कर रहे हैं. वी कैन लाइक ऑल टाइप लाइक अ प्रॉम्प्ट एंड चैट जीपीटी हमें सब कुछ ढूंढ कर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा देता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इमेज जनरेशन. एंड इमेज जनरेशन भी कि आई थिंक इंस्टा पे सब नहीं देखा होगा, इंस्टा मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होंगे, इंस्टा पे मीम्स चलते रहते हैं कि अभी तो रिसेंटली मैंने एक देखा था ट्रम्प को मोदी के रूप में, लाइक ट्रम्प इफ ट्रम्प डू द रैली इन इंडिया व्हाट वुड बी इट लाइक, ट्रम्प एलन मस्क, इस तरीके से इमेज जनरेशन इज फन पार्ट. ओके, कि फन पार्ट के हिसाब से तुम कैसे इमेज जनरेशन कर सकते हो या फिर कोई एनिमेशन जनरेशन करना हो. Then comes to transportation, and the prime example is Tesla, their autonomous car. Okay, the like while driving you think of numerous thing कि तुम्हें रोड किस तरह से चलाना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो उसे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर सकते कि तुम्हें ये दिख लाइक किसी प्रोग्राम को तुम करने जाओगे इस तरीके से तो बहुत लंबा चला एंड अन्य जो कुछ एरर आएगा या फिर जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई तो वो प्रोग्राम उस टाइम पे प्रोसेस नहीं कर पाए. देयर कम्स द एआई कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो रहा है तो वो उस चीज़ को प्रोसेस कर पाए एंड उस तरीके से डिसीजन ले पाए उस टाइम पे लाइक तुरंत. ओके, देयर कम एंड देन योर वीडियो जनरेशन में तुम्हारा पार्ट आता है बस लाइक सोरा, ओपन एआई का भी सोरा भी चल रहा है जो बस तुम वीडियोस बना सकते हो जो भी तुम्हारे यूज़ केसेस है जिस हिसाब से. एंड नेक्स्ट थिंग इम्प्रूविंग वोकेबलरी, ऑब्वियसली कि तुम लाइक कितने लोगों ने ग्रामरली यूज़ किया यहाँ पे. ये समझो. सो ग्रामरली यूज़ किया ना, उसमें क्या होता है कि तुम ऑब्वियसली अभी ईमेल्स लिखने होंगे, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ या फिर जैसे भी इवन अप्लाई करने के लिए भी ईमेल्स लिखना हो या फिर किसी को रीच आउट करना हो तो इफ़ देयर इज़ अ वोकैब मिस्टेक वो तुम्हारा रिजेक्ट होता है तो बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है कि तुमने एक वोकैबलरी या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक की है. तो दिस एआई हेल्प्स यू इन दैट ऑल्सो. ओके, देन गेमिंग. या गेमिंग में लाइक अभी जो बूम पे है ना कि गेमिंग बहुत ज़्यादा यूज़ है. इवन अनरियल इंजन वो क्या कर लाइक गेमिंग में जो तुम्हारे एनपीसी कैरेक्टर होते हैं ना, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स, उनकी जो पुराने टाइम पे चलता था कि वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस ही बोलेंगे, पर्टिकुलर उनका जो लाइक ऑलरेडी फीड है कि इनको यही बोलना है, वही वॉइस रहेगी सेम. बट इन द न्यू टाइम लाइक जो अभी एआई चल रहा है उसमें एनपीसी को पूरा एक कैरेक्टर फील देना कि हर एक प्लेयर जो आएगा ना उसको अलग एक्सपीरियंस मिले, वो अपने एक्शन के हिसाब से उसका कैरेक्टर लाइक जो एनपीसी वो अलग तरीके से बिहेव करे, उसको ये ना लगे कि वो एक मोनोटोनस गेम खेल रहा है कि ऑलरेडी उसने ये चीज़ें कर ली, उसको सिमिलर ही चीज़ें एक्सपीरियंस मिल रहा है. ठीक है, तो वो एक ये तो डायरेक्ट यूज़ केस हो गया कि एनपीसी को हमने डायरेक्ट एक एआई कैरेक्टर दे ह्यूमन लाइक की, ऐसा लग रहा है कोई दूसरा नहीं. बट और एक यूज़ केस रहता है कि इवन जो अभी गेम्स डेवलप भी हो रहे हैं ना कि किसी सीन को डेवलप करना है, दैट्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एआई वी आर डूइंग दैट. एंड प्राइम एग्जांपल इज योर अनरियल इंजन. इवन जब समझ आई थिंक जीटीए सबने खेला होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द नोज जीटीए. ओके, सो सपोज जीटीए में तुम किसी अलग जगह जाना चाह रहे हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो या फिर रोड टूट जाए या फिर कुछ अलग सिनेरियो बन जाए, तो वो तुम्हारा जो गेम है अभी वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसमें चेंज नहीं हो सकता. बट जो एआई है वो रियल टाइम में तुम्हारे सीन जनरेट कर सकता है, रियल टाइम में तुम्हारे पाथ जनरेट कर सकता है, रियल टाइम में गेमिंग सिनेरियो बना सकता है. ठीक है, एंड इसमें अभी रिसर्च चल रही है, इट्स नॉट परफेक्ट येट. एंड अनरियल इंजन वर्क कर रहा है कि इवन जो नॉन गेम डेवलपर्स भी है ना वो भी अगर कोई गेम सोच रहे हैं वो डेवलप कर सके उस वे में. एंड या इमेज जनरेशन वो एग्जांपल है एडोबी फायरफ्लाई में जो जनरेट किया तुम्हारी इमेज की एट और डॉग, जो भी प्रॉम्प्ट लिखना हो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ओके, कि प्रॉम्प्ट तुम किस तरीके से दे रहे हो कि उस एआई को समझ में आए. ट्रांसपोर्टेशन अगेन कि बाइक्स टेस्ला का एग्जांपल हो गया. ठीक है, देखो इसमें इमेज में दिख रहा होगा ना, ये डिटेक्शन दिख रहा है ग्रीन एंड ब्लू बॉक्सेस. सो सपोज पहली चीज़ तो डिटेक्ट करने के लिए ही एआई चाहिए कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन की ये चीज़ है क्या, किस स्पीड से चली, उस चीज़ के लिए भी एआई चाहिए. इट्स मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. तो मशीन को सिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ और हाँ ये ह्यूमन है, ये पाथ है, ये मूव कर सकता है. सपोज इफ देयर इज़ अ डस्टबिन
ओके, उसने अगर समझ लिया कि डस्टबिन ये मूव नहीं कर सकता, वो उस हिसाब से चलेगा। बट इफ देर इज़ अ पर्सन, तो उसे पता है कि वो पर्सन मूव भी कर सकता है, वो अपने थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी अपने सिस्टम में लेगा कि ये पर्सन मूव भी कर सकता है, तो मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड रखूँ। ठीक है। एंड अगेन कि किस तरफ मोड़ना है, ओके, कितना डिग्री उस रोड के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। एंड जो भी पब्लिक सिनेरियो है आसपास के, तुम इसको एक्सप्लिसिटली कोड करने जाओगे तो नियर टू इम्पॉसिबल ही है, काइंड ऑफ नियर टू इम्पॉसिबल ही है कि हर चीज़ को तुम इफ एल्स करके केसेस बना के तुम कोड करने जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कि इस तरीके से कि एआई वो सीख रहा है टाइम टू टाइम, उसको ट्रेन किया गया है कि लाइक ह्यूमन हम भी ड्राइविंग सीखते हैं ना, कि कैसे चलाना है, किस तरीके से रोड सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना है, कि ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे होते हैं, लाइक किस टाइम क्या है। ओके, उस तरीके से हमें सिखा रहे हैं उस पर एआई को कि हाँ। देन नेक्स्ट कम योर वीडियो जनरेशन अगेन, कि एग्जांपल आर योर एडोबे प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, सिंथेसिया, वीट.io। ओके, अलग अलग तुम वीडियो जनरेट कर सकते हो। इम्प्रूविंग वोकेबलरी हुई, ग्रामरली। एंड गेमिंग का एग्जांपल सेम, कि गेमिंग में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट कम्स योर पॉपुलर यूज केसेस। टेक्स्ट कॉन सो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है ये टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अगेन तुम्हें अगर समझ लाइक यू हैव अ रिसर्च पेपर एंड यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर थिंग इन दैट रिसर्च पेपर, कि तुम्हें उस पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन अपलोड द होल रिसर्च पेपर, एआई विल रीड इट, समराइज इट, कि तुम्हें समराइज इट, एंड ऑल्सो जो तुम्हें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें से वो भी वो ढूंढ के दे सकता है। एंड कोडिंग, या कोडिंग में अभी न्यूमरस हेल्प है। हाँ, वो खुद से कोड पूरा नहीं कर सकता, बट अगर तुम्हें कुछ पूछना है कि ये कोड में किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, यू कैन यूज़ दैट। मैंने लाइक आई यूज मैनी टाइम्स फॉर दिस। ठीक है, कि अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अगर मुझे कोई एरर आता है, आई पुट इट देयर, फिर मैं समझता हूँ कि एक्चुअली अच्छा ओके एरर किस लिए आया है, एंड ये एक्सप्लेन करते हैं मुझे कि किस तरीके से क्या एरर आ सकता है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन डिबगिंग, ऑब्वियसली फिर दोबारा से डिबग करता हूँ, अगर सही होता है ठीक है, ओके, नहीं तो अगेन कम टू एआई आस्ते। एंड आर्ट एंड डिज़ाइन, ऑब्वियसली वीडियो जनरेशन, ग्राफिक्स हो गया, इमेज जनरेशन तुम्हारे, कि तुम्हें कोई इमेज जनरेट करना है या फिर किस पर लाइक इवन हम व्हेन आई पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन फॉर वॉलमार्ट। ओके, सो उसमें भी हमें वीडियो जनरेट करना था, तो ऑब्वियसली हम वीडियो कैसे बनाए, तो हमने जस्ट प्रॉम्प्ट दे दिया था। आई थिंक वी यूज द सिंथेसिया, ओके नॉट, मुझे याद नहीं ठीक से, बट हाँ उसने वीडियो जनरेट कर दिया। हमने एडजस्ट किया था किस तरीके से, कि हमें किस तरीके से वीडियो चाहिए, प्रॉम्प्ट देना है। ओके, देन योर रिकमेंडेशन, ये तो काफ़ी टाइम से चला रहा है, इवन बिग कंपनीज तुम्हारे डाटा ले, ओके, कि तुम किस तरह की चीज़ें देख रहे हो, तुम्हें क्या चीज़ें पसंद हो सकती है, वो चीज़ें भी एनालाइज करना, उस चीज़ों के अकॉर्डिंग तुम्हारे रिकमेंडेशन को देना, दैट्स ऑल्सो कम्स टू द रिकमेंडेशन। एंड मिसलेनियस में आता है तुम्हारा लर्निंग चैटबॉट, की चैटबॉट के थ्रू ये सारी चीज़ें उसमें कवर कर सकते हो तुम। ओके, हाँ, नाउ हियर वी स्टार्ट द लाइक प्रॉपर एआई डीप लर्निंग में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट ओवरव्यू देना था तुम्हें कि एआई क्या चीज़ हो सकती है। ओके, नाउ कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लाइक क्या अलग है। सो डोंट थिंक इट इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, ये कोई डिफरेंट एंटिटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बबल है, ठीक है, वेन डायग्राम सबने पढ़ा है आई थिंक ऑब्वियसली में, कि इसके अंदर एक पार्ट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर एक पार्ट है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर एक पार्ट है एलएलएम एंड जेनएआई। एंड ऑब्वियसली डीप लर्निंग के अंदर एक पार्ट होता है तुम्हारा फाउंडेशनल मॉडल, फाउंडेशनल मॉडल के अंदर ये सब कवर होता है एलएलएम एंड जेनएआई। तो ओके, सो फर्स्ट कम योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स द ब्रॉडर फील्ड, दैट्स द थिंग कि हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करना है, जो अब तक हम समझ पा रहे हैं, जितना हमें समझ में आता है कि ह्यूमन रीज़न कैसे करता है। ओके, एंड रीज़न करना, फिर उसको डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन मेक कर रहा है, फिर क्रिएटिवनेस, कि हम ऑब्वियसली क्रिएटिव हैं, चीज़ें सीखते हैं, हम नई चीज़ें डेवलप करते हैं। ओके, दैट्स द थिंग। अंडर दिस कम्स द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मीन्स हमें ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था ना कि थिंक योर कंप्यूटर एज अ बेबी, ठीक है, उसको हमें सिखाना है चीज़ें, तो दैट्स कम अंडर मशीन लर्निंग। उस लाइक हमें कंप्यूटर को सिखाना है कि ह्यूमनली वो कैसे वर्क कर सकता है, पर्टिकुलर टास्क के लिए वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, हमें लाइक कंप्यूटर को उसको सिखाना है। एंड उसमें भी हमारे दो पार्ट्स आते हैं, वन इज़ योर सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनदर इज़ योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, सपोज यू हैव अ डाटा,
लेट्स टेक एग्जांपल लाइक एवरग्रीन एग्जांपल, कैट एंड डॉग। ठीक, तुमने तुम्हारा जो डाटा सेट है, ओके, तुमने उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि तुमने लेबल कर दिया, एक्सप्लेन सॉरी लेबल, कि जो इमेज तुम दे रहे हो वो कैट की है कि डॉग की है। तुमने न्यूमरस ऐसे डाटा भेज दिया कि लेबल्ड करके कि कैट कौन सा है, लाइक कैट की इमेज है तो उसके उसको लेबल कर दिया कि ये कैट की इमेज है। देन इफ़ इट इज़ अ डॉग इमेज, उसको लेबल कर दिया कि ये डॉग की इमेज है। ओके, उस तरीके से मशीन को प्रोवाइड करवा दे। देन एल्गोरिथम वर्क्स ऑन इट, वो उसमें पैटर्न ढूंढता है कि ओके इसको कैट कह सकते हैं, इसको डॉग कह सकते हैं। ओके, कि इस तरीके से फिर जब तुम दूसरा को अगर तुम डॉग की इमेज दोगे तो वो क्लासीफाई कर देगा ओके इट्स अ डॉग। एंड इसका मोस्टली यूज़ केस हम जो सोचे वो अभी जो इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है मोस्टली यूज़ केस है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में प्राइमरली की जो टेस्ट है कि एमआरआई वगैरह हो गए उनको देख के डिसीज़ का पता लगाना, लाइक कैंसरस है कि मैलिग्नेंट है, ओके, या फिर बिनाइन है, उस तरीके से दैट्स कम अंडर सुपरवाइज लर्निंग। कि तुम ऑलरेडी उसमें इस तरीके का डाटा दे रहे हो कि तुम्हें पता है उसको सिखाने का, ओके टेक दिस एंड थिंक कि समझ लो कि इसको ये है। लाइक तुम ऑब्वियसली जैसे बेबी कभी बच्चों को पढ़ाया है, उनको सिखाते हैं ना कि लाइक हमें शेप दिखा, लाइक एक पिक्चर बुक होती है उसमें एप्पल्स फ्रूट्स या फिर बनाना होके उनको सिखाते हैं कि ये एप्पल, इसे एप्पल कहते हैं, इसे बनाना कहते हैं। उस तरीके से मशीन को सिखाना है कि ओके इसे एप्पल कहते हैं, इसे बनाना क्या है। ओके, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कवर करते हैं कि हमने उसको कोई भी डाटा दे दिया, ओके, रैंडमली न्यूमरस डाटा, एंड उस डाटा में उसे पैटर्न फाइंड करना है कि ओके इसमें यहाँ पैटर्न बन रहा है या फिर यहाँ पे क्लस्टर बन रहा है। जैसे मैं तुम्हें कोई डाटा दे दूँ, मतलब समझ लो पूरे ऑल ओवर पेजेस में मैंने तुम्हें डॉट्स बना के दे दिए कि हर जगह, लेकिन बीच में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉट्स को कंसंट्रेट कर दिया, तो तुम उसको उस पैटर्न को फाइंड करोगे ना कि हाँ बीच में यहाँ डॉट कंसंट्रेशन है। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एनालॉजी, ठीक है। एंड सुपरवाइज लर्निंग का ऐसे मतलब नहीं रहता कि ओके, अनसुपरवाइज लर्निंग तुम्हारा मोस्टली यूज़ होता है डीप लर्निंग, जेन एआई, इन सब में काफ़ी कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें चली जाती हैं। बट स्टिल एक ओवरव्यू ले लो। ओवरव्यू में यही है कि फर्स्ट अगर सुपरवाइज्ड वही है जहाँ पे तुम्हारा लेबल डाटा है कि तुम्हें पता है कि ओके इस तरीके का डाटा है एंड मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए, कि तुम्हें उसमें डिसीजन लेना हो कि ये क्या हो सकता है। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम डिसीजन पर्टिकुलर एक डिसीजन नहीं ले, मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं ले, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में तुम्हें पैटर्न्स ढूंढने होते हैं। ओके देयर इज़ अ पैटर्न, देयर इज़ अ पैटर्न, कि किस तरीके का पैटर्न हो सकता है। सपोज तुम किसी एरिया में हो कि तुम, जैसे सपोज मैं अभी कोलकाता में, तो कोलकाता की एग्जांपल देता हूँ कि मैं मोस्टली लोग यहाँ पे अगर रसगुल्ला सर्च कर रहे हैं तो उसे समझना है कि ओके इस यहाँ के लोगों को रसगुल्ला पसंद है या फिर यहाँ पे फेमस है, उस तरीके से। ठीक? तो देखो एक पैटर्न तुम्हारा पूरा एक इंडिया का अगर डाटा सेट दोगे तो वो पैटर्न फाइंड करेगा कि किस जगह पे ज़्यादा कौन सी चीज़ खाई जा रही है। ठीक है, इवन जो रिकमेंडेशन मॉडल होता है ना वो भी पैटर्न भी वर्क करता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग ही है वो, कि तुम किस तरीके का डाटा देख रहे हो, कि तुम्हें किस तरीके का पैटर्न पसंद है देखना। दैट्स कम योर अंडर योर मशीन लर्निंग। नाउ मशीन लर्निंग का भी एक सब पार्ट होता है हमारा डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना। ठीक, लाइक मशीन लर्निंग का एनालॉजी यही दे देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस तुम उसे कुछ थिंक ना करना हो न्यूमरस तरीके से, बस पैटर्न ढूंढना या फिर उस तरीके। ठीक है, उसके अंदर एक डीप लर्निंग का पार्ट आता है तुम्हारा। डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, जो अभी तक हमारा ह्यूमन जो समझ पाए कि दिमाग किस तरीके से बात काम करता है, कि मैथमेटिकली कैसे काम करता है। इवन जो हम वॉक करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स लगती है कि रोबोट को वो सिखाना कि वॉक कैसे करना है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम हमारी जो प्रोसेस रीजनिंग है उस चीज़ को जितना अभी तक हम समझ पाए उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड न्यूरल नेटवर्क्स मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मशीन लर्निंग का एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक इनपुट दिया है हमने कार, ठीक है, उस पर मशीन लर्निंग मॉडल ने काम किया। ठीक है, फिर तुम दूसरा मतलब कोई दूसरा इनपुट दोगे वो पता करेगा कि कार है कि नहीं। हाँ, और एक मैं यूज़ केसेस पढ़ रहा था इसका मशीन लर्निंग का, दैट्स कम अंडर द साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, सपोज ऑब्वियसली एक बिलियंस ऑफ यूज़र्स है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो पर्टिकुलर मैं किसी को पता करने जाऊँ कि मैं ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी को ट्रैक करें कि कौन सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि कौन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपना डिवाइस, कि कौन मतलब साइबर अटैक्स कर रहा है कि कैसे। ठीक है, उसको ह्यूमनली तुम मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, बिलियंस ऑफ कौन ह्यूमनली उसको प्रोसेस कर सकता है, बट एआई कैन डू दैट। तुम एआई को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि
जो भी अनकॉमन एक्टिविटीज़ हों, कि तुम्हें लगे लाइक एआई डिटेक्ट करे कि ये कॉमन एक्टिविटी नहीं है, तुम उसको रेज़ कर सकते हो कि फिर वो ह्यूमनली प्रोसेस हो सकता है कि ओके, ये एक्टिविटी सही थी या नहीं। एंड ये एआई को और ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेन होने में कि न्यू नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का कोई वो आउटलाइन, जिस हम इसे कहते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर मीन्स पर्टिकुलर तुमने किसी तरीके का डाटा दिया है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है इसी तरीके का डाटा होना चाहिए, बट अचानक से उसमें लाइक सपोज एक लाइक असेंबली है, उसमें कार ही कार आ रही है एंड एआई डिटेक्ट कर रहा है कि ओके कार्स आ रही है। कार्स डिफरेंट हो सकती है कि महिंद्रा की हो गई या फिर था जो अलग अलग टाइप की कार्स, वो बट एक्चुअली वो है तो कार, वो कार ही डिटेक्ट करेगा एंड वो कोई फ्लैग्स जनरेट नहीं करेगा। बट सपोज फर्स्ट टाइम उसने थ्री व्हीलर देखा, ओके, थ्री व्हीलर देखा या फिर नैनो देखा, नैनो का शेप ही उस समझ लिया उसने, अलग समझ लिया, ठीक। देन वो इशू रेस करेगा कि ओके ये डिफरेंट है बिल्कुल, ये मुझे कार नहीं लग रहा है, एआई को वो कार नहीं लग रहा है, मशीन लर्निंग के थ्रू उस मशीन को वो नहीं लग रहा है कि वो कार है, उसने नैनो साइन कर दिया, तो वो ह्यूमनली उसको रेस कर सकता है ना कि ओके मुझे ये आउटलाइनर दिखा है, ये डिफरेंट है। देन हम उसे लाइक एआई को ऑल फिर ट्रेन कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज़ अ कार, इसको भी कार में इंटीग्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये रहता है कि अगर तुम समझ लो उस असेंबली लाइन में तुम्हारा कोई बाइक आ जाए, ठीक है, एआई देन दोबारा से रेस करेगा ना फ्लैग कि नहीं ये डिफरेंट है, तो तुम उसको ओके हटा सकते हो ना अपने असेंबली लाइन से, या फिर तुम्हारे जो जो भी लोड है या फिर तुम्हें सेंड करना है कहीं पे, तो तुम बाइक को अलग रखोगे ऑब्वियसली, तो बाइक को तुम ऐसे अलग कर सकते हो। सेम कम्स टू योर साइबर सिक्योरिटी। अगर बिलियंस ऑफ यूजर्स ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, उसमें अगर कुछ लोग गलत तरीके से लाइक एआई डिटेक्ट करता है कि इस डिवाइस से गलत तरीके से यूजेस हो रहा है, ये साइबर अटैक्स के लिए पॉसिबल है, तो उसको ऑलरेडी पहले से अगर पता कर ले तो तुम उसे रोक सकते हो। दैट्स कम अंडर योर साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट थिंग, डीप लर्निंग। सी डीप यूजिंग डीप लर्निंग वी इम्प्लीमेंट द जेन एआई। ओके, जेन एआई में अभी मैं कवर करूंगा, पहले डीप लर्निंग का थोड़ा बात कर लेते हैं। डीप लर्निंग, सी दिस इज योर न्यूरल नेटवर्क्स डिज़ाइन। ओके, ऑब्वियसली जो हमारा ब्रेन भी वर्क करता है ना, एक न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं ना, मल्टीपल न्यूरॉन्स के लेयर्स होती है कि लेयर बाय लेयर किस तरीके से काम करना है। एंड कि एक लेयर में डाटा प्रोसेस होता है, देन नेक्स्ट लेयर में पहुंचता है कि ओके फिल्टर होके फिर देन नेक्स्ट लेयर, कि वो डाटा डिफाइन होता जाता है कि ओके मुझे आउटपुट किस, मुझे हर लेयर में पर्टिकुलर चीज़ें समझनी है। लाइक सपोज कोई इमेज है, दैट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस थिंग्स, कि पेड़ भी हैं उसमें, फिर स्काई है, डॉग है, तो हर एक ही लेयर वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकता ना कि कहाँ पे डॉग है, कि ये डॉग है या फिर ये स्काई है या फिर ये ट्री है। दैट्स हमारा जो डाटा है ना लेयर बाय लेयर जाता है, कि एक लेयर ने ये समझा कि ओके इसमें ट्री है, फिर दूसरे लेयर ने समझा कि इसमें डॉग भी है। इस तरीके से चलती रहती है कि वो चीज़ें समझता है कि लेयर बाय लेयर, जैसे हम ह्यूमन समझते हैं कि इफ सपोज मैं तुम्हें कोई अभी जैसे मैं अगर ये डीप लर्न मतलब ये टॉपिक है, मैं इसे बहुत तेज से समझाते जाऊँ। सी वैसे डाटा साइंस डिफरेंट डोमेन नहीं कह सकते, बट इट्स ऑल्सो कवर द एआई पार्ट। ओके, डाटा साइंस में क्या होता है, हम मोस्टली हम ना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा साइंस में। ये समझ लो जब मॉडल को ट्रेन करना है ना, जब एआई बनाते हैं, तो फाइव मोस्ट जो तुम्हारा डाटा है ना, डाटा अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, डाटा तुम ऐसे ही जैसे मैं जैसे इमेज बोल रहा हूँ, या फिर उसको मैं डायरेक्ट एआई को नहीं दे सकता ट्रेन करने के लिए। या फिर कोई कंपनी का भी डाटा है तो उसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, कि अगर मैं लिस्ट ऑफ यूज़र्स दे दूँ, उस डाटा को अरेंज करना कि एआई उसे समझ पाए, उस डाटा को एक इस तरीके से अरेंज करना कि एआई उस पर वर्क कर सके, उससे सीख पाए एंड मीनिंगफुल डाटा। एंड तुम समझो डाटा साइंस का और एक काम होता है कि अगर जैसे तुम्हें पर्टिकुलर किसी यूज़ केस के लिए डाटा बनाना मतलब एआई बनाना है, लेट्स सपोज हाँ, लेट्स सपोज तुम्हें एक एआई बनाना है कि वो डिटेक्ट करे कि इंडिया में बाइक्स की सेल कितनी है। ओके, एंड तुम्हारे पास पूरे वर्ल्ड का डाटा है, तुम्हारे पास डाटा है कि पूरे वर्ल्ड में बाइक की सेल्स कितनी है। तो डाटा साइंस का काम ये होता है कि उसको फिल्टर करना कि नहीं मुझे पूरे वर्ल्ड का नहीं चाहिए, मुझे बस इंडिया इंडिया का चाहिए, कि उसको डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है कि ये तो ऑब्वियसली एक इफ एल्स के केस से अलग कर सकते हैं, बट समझ लो इस तरीके से कि डाटा को तुम अरेंज कर रहे हो कि वो एआई समझ पाए कि एआई पे, कि फिर देन तुम एआई को नॉर्मली डाटा नहीं दे सकते ना, कि मैं ट्रेन करने के लिए मैं जैसे अब इमेज डॉग दे रहा हूँ, डॉग को लेबल करने का जो काम होता है वो सब डाटा साइंस में आता है। एंड ठीक है, आई थिंक क्लियर है बस, या फिर और थोड़ा डीप में जाओ।
एंड डाटा साइंस कोई डिफरेंट डोमेन नहीं है तुम्हारा एआई से। और जो तुम्हारा आंसर था दैट्स मेरा कर्सर शो हो रहा है। हेलो। कर्सर शो हो रहा है तो एक काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ कि जो तुम्हारा डाटा साइंस है ना, वो इस तरीके से इसको ओवरलैप करता है कि एक साइड में यहाँ पे वेन डायग्राम बनता है कि वो इसका भी कुछ पार्ट कवर करता है एआई का। ओके। ओके, अंडरस्टूड। ओके, मूव फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, कहाँ पे था मैं? डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग का जो मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा था, हाँ, कि अलग अलग लेयर में वो डिफ्रेंशिएट करता है कि तुम्हारा काम कैसे, लाइक उस इन चीज़ में से इंफॉर्मेशन निकालना। इवन जब जनरेशन भी करना हो, देन अगेन न्यूरल नेटवर्क में अलग न्यू तरीके से जनरेट करेगा कि अलग अलग लेयर पे कि ओके पहले मुझे ये जनरेट करना है, देन मुझे ये जनरेट करना है, देन उनको मिलाने का काम, वो सब काम होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। देन कम योर, हाँ, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं इसको भी, मैं अभी क्या कहूँ तो मैं डीप लर्निंग भी लेयर बाय लेयर समझा रहा हूँ ना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। सेम गोज़ टू एआई को, उसको एआई को समझाना तो उसको और बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा ना कि लेयर बाय लेयर कैसे चीज़ें हो रही हैं। एक लेयर में वो एक ही चीज़ समझ सकता है, एक बार में सारी चीज़ें वो नहीं समझ सकता। दैट्स कम योर अंडर योर न्यूरल नेटवर्क। एंड उसमें भी न्यूरल नेटवर्क में पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसने समझो ये दिख रहा है सर्कल्स, एक सर्कल से इसने और इतनी जगह वो जा रहा है। ठीक है, 4 टाइप के अलग अलग प्रिडिक्शन में जा रहा है कि ओके, मतलब दैट्स द थिंग कि एक जगह से प्रिपेयर हो, मतलब एक जगह से उसका कुछ एक न्यूरॉन से अगर एक आउटपुट आया है तो उसको डिफरेंट न्यूरॉन्स के पास भेजना कि वो डिफरेंट न्यूरॉन्स किस तरीके से सोच रहे हैं उसे। ठीक है, तो डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट करना एंड देन उन सबको मिला के जो फाइनली जो सही है वो एक आउटपुट देना। सी, एरो देख रहे हो? जो ब्लू वाला है उसने यहाँ 3 ब्लूज हैं। ठीक है, 3 ब्लूज ने कितने जगह भेजा है डाटा? 1 2 3 4 जगह डाटास गए हैं। अगेन ये क्या कर रहा है, ये अगेन ये 4 जगह डाटास भेज रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है कि ओके मैं एक लेयर पे पहुंचा हूँ, एक न्यूरॉन समझ लो, इन सबको एक एक न्यूरॉन समझ लो। ठीक है, ये जो तुम्हारे सर्कल्स हैं दैट्स आर वन वन न्यूरॉन। वो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ने प्रोसेस किया, ठीक है मुझे ये समझ में आ रहा है, दूसरे न्यूरॉन ने ये प्रोसेस अलग चीज़ प्रोसेस की, तीसरे न्यूरॉन ने अलग चीज़ प्रोसेस की। इन तीनों ने फिर नेक्स्ट जो न्यूरॉन की लेयर है उन सब न्यूरॉन्स को भेजा, उन सब ने अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया। एंड लास्ट में जो फाइनली जो उसको सही लगता है देन उन सबको मिक्स किया एंड तुम्हें आउटपुट दिया। दैट्स द डीप लर्निंग। एक्चुअली जो तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग है कि तुम समझो, तुम जो ब्रेन में न्यूरल तुम्हारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, एंड न्यूरल नेटवर्क्स में भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं ना कि एक तुम्हारा कुछ काम करते हैं, कि कुछ तुम्हारे रिकॉग्निशन में काम करते हैं, कुछ तुम्हारे ऑडियो रिकॉग्निशन में काम करते हैं, ठीक है, कुछ तुम्हारी रीजनिंग होती है लाइक योर फ्रंटल, तुम्हारा क्रिएटिव माइंड होता है कुछ। ओके, दैट्स थिंग कि अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग टाइप के पार्ट्स लेयर्स हैं। नेक्स्ट कम डीप लर्निंग। एंड अभी जो न्यूरल नेटवर्क की बात की थी, न्यूरल नेटवर्क के टाइप्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सिंपल, जो न्यूरल नेटवर्क है उसको आर्टिफिशियली इम्प्लीमेंट करना है। जो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है उसको मिमिक करना आर्टिफिशियली मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू। ओके, कि ऑब्वियसली मैथ्स ही काम आएगी। तुम और कॉन्टेक्चुअली उसको समझाने जाओ, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर ओनली वर्क्स ऑन मैथ, 0 1 जैसे भी। तुम अगर मैथमेटिकली चीज़ें कर पा रहे हो देन ऑल गुड। सो मैथमेटिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना तुम्हारे न्यूरॉन को, कि रिसर्च के थ्रू कि ओके ये न्यूरॉन इस तरीके से काम करता है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। एक मिनट मैं एक वर्ल्ड अप खोल लेता हूँ। एंड नेक्स्ट कम योर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का काम मेनली जो फोकस रहता है ना, उसका काम रहता है कि ग्रिड टाइप का जो डाटा होता है ना, एंड ग्रिड टाइप के डाटा से मेरा मीन क्या है, योर इमेजेस। इमेज ओके, लाइक इमेज है वो एक लाइक बॉक्स टाइप में होती है ना, कि ग्रिड स्क्वायर से मैट्रिक्स फॉर्म में, उसमें जो डाटा स्टोर होता है ना तुम्हारे पिक्सेल्स, वो मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होती है कि ओके फर्स्ट रो ऑफ लाइन में पिक्सल ये है, देन नेक्स्ट रो ऑफ पिक्सल्स ये है। इस तरीके का जो डाटा होता है ना वो हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस करता है। अगर इस टाइप, ओके, एंड इवन जनरेशन में भी कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ही काम आता है कि अगर इमेज रिलेटेड है, कि ग्रिड रिलेटेड डाटा है अगर कोई, देन वी विल वर्क विद कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। And next here comes to
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या मीन्स होता है कि समझो, जैसे अगर मैंने एक, सॉरी, किसी का माइक ओपन है आई थिंक। हाँ विक्रम बताओ बताओ। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे बहुत सारे डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा हमें मिलता रहता है, और ये जो डेटा है ये भी चेंज होता रहता है विद टाइम। फॉर एग्जांपल कोई एक न्यूज आर्टिकल हो जाए, कोई एक इवेंट हो जाए, ओके। वो कॉन्स्टेंटली चीजें अपडेट होते रहती है। तो जैसे अभी परप्लेक्सिटी एआई है, उसमें क्या होता है कि चीजें जो होती है बहुत अपडेटेड रहती है, जबकि चैट जीपीटी थोड़ा सा लैग करता है, मतलब थोड़ा पुराना डेटा होता है उसमें। तो ये परप्लेक्सिटी जैसे एआई मॉडल्स जो होते हैं, जो जनरेटिव एआई के अंदर आते हैं, ये कॉन्स्टेंटली अपडेटेड कैसे रहते हैं? मतलब इनको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन कहाँ से फीड किया जाता है? क्या ये जो डेवलपर्स होते हैं वो फीड करते हैं, या ये खुद से अपने डेटा सोर्सेज को चूज कर सकता है? वेट, हाँ इसको भी मैंने कवर किया था, ठीक है। सो थोड़ा वेट करना, ये मैं दिखा रहा हूँ दिस स्लाइड, ये देख रहा है रैग एंड फाइन ट्यूनिंग, हम इसको कवर करेंगे, ओके। जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसी में कवर होगा, थोड़ा सा वेट करो, फ्लो के साथ चलेंगे, ठीक है। इट्स ओके विक्रम। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओह सॉरी सॉरी, मेरा था, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, सॉरी दोबारा से कवर करते हैं अगेन। मैं कहाँ पे था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में के बारे में बात कर रहा था मोस्टली मैं। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है ना कि सपोज अभी तक क्या था, जैसे हमने अभी कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या था कि तुम इमेज दे रहे हो ना, पर्टिकुलर एक ही इमेज दे रहे हो, कि मैंने इसको डॉग का इमेज दिया या फिर इसने, देन मैंने उससे कहा कि डॉग के आसपास कुछ जनरेट करके दो, मुझे डॉग के ऊपर हेड चाहिए या फिर उस तरीके से। सो देयर इज वन इनपुट एंड आउटपुट इज वन, ओके, कि इमेज ही आया है, मुझे एक ही इमेज देना है। अगर मैं सीरीज ऑफ इमेज भेजूँ, जैसे डॉग भेज रहा हूँ फिर कैट भेज रहा हूँ, देन सो इसमें अगर मैं जनरेशन भी करने को कहूँ तो इन दोनों का कोई लाइक कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, कि डॉग भेजो चाहे उसके बाद कैट आए, तो वो डॉग का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा ना डॉग वाली इमेज को, तो अगर मैं अगर उसके बाद कैट की इमेज भेज रहा हूँ। बट जैसे हम चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, अगर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो तुम कोई सेंटेंस दोगे उसको, कोई टास्क दोगे ना कि राइट असाइनमेंट ऑन ए आई इन 200 वर्ड्स। सो इसमें अगर मैं सोचा अगर एक एक वर्ड को अगर मैं ए आई के पास भेज रहा हूँ तो वो क्या समझेगा कि राइट राइट से उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर अगर ए आई भी भेजूँ तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। बट एंड ह्यूमनली सोच कि ऑब्वियसली कंप्यूटर है, वो पूरा एक बार में जैसे हम सोच प्रोसेस कर लेते हैं ना सेंटेंस को, तो उसको सिखाना पड़ेगा ना उस सेंटेंस को प्रोसेस कैसे करना है, कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, या फिर एंड अगर वो पूरे सेंटेंस को एक बार में नहीं सोचेगा तो उस सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या करते हैं कि पहले जो इनपुट है लाइक सीरीज लाइक सीक्वेंस की तरह इनपुट भेजते रहते हैं, एक वर्ड को एक टाइम पे भेजते हैं, फिर उस वर्ड से जो मीनिंग निकलता है अगेन, जो उस आउटपुट को दोबारा से जो नेक्स्ट इनपुट है, लाइक सपोज देयर इज योर, लाइक मैं गूगल डॉक खोल लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा राइट अ असाइनमेंट ऑन ए आई, ठीक है। सो इसमें जो राइट है वो हमारा तुम समझ लो लाइक इनपुट वन हो गया, ए हो गया तुम्हारा इनपुट टू, असाइनमेंट हो गया तुम्हारा इनपुट थ्री। तो रिकरेंट न्यूरल के नेटवर्क क्या करता है, पहले राइट को प्रोसेस करेगा, राइट से उसे जो समझ में आता है वो आउटपुट देगा, अगेन उस राइट को एज अ इनपुट, जो नेक्स्ट तुम्हारा इनपुट है ना इनपुट टू ए के साथ दोबारा से भेजेगा, फिर वो राइट ए को समझेगा कि क्या समझ में आ रहा है उसे राइट के साथ, फिर इनपुट थ्री को भेजेगा वो, इन दोनों का जो इनपुट निकलेगा ना, इन दोनों को मिला के राइट ए को मिला के जो इनपुट निकला है उसे समझ लो, सॉरी इनपुट कह रहा हूँ, आउटपुट निकला है। सो इसे जो आउटपुट अभी तक निकल रहा है ना उसे टेम्प्रेरी आउटपुट का नाम देते हैं, ओके। सपोज इनपुट वन गया, टेम्प्रेरी आउटपुट आया, ओके। देन उस टेम्प्रेरी आउटपुट के साथ मिलके इनपुट टू गया, देन अगेन टेम्प्रेरी आउटपुट आया तुम्हारा, फिर तुम्हारा उस टेम्प्रेरी आउटपुट के साथ मिलके असाइनमेंट गया इन योर इनपुट थ्री, अगेन तुम्हारा एक आउटपुट आया। इस तरीके से चलता रहता है, ये सीक्वेंस में चलता है कि ये सीक्वेंस में प्रोसेस कर रहा है कि पहले इसको गया, देन अगेन प्रोसेस किया मैंने, उसको वापस भेजा एआई के पास कि इसके साथ मिलके कॉन्टेक्स्ट समझो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग कि एआई कैसे समझ रहा है, ओके। ये हो गया तुम्हारा
recurrent neural network. Then come your generative adversarial network. So generative adversarial network मोस्टली काम आता है तुम्हारा लाइक जो डीप फेक्स है कि और लाइक डीप ऑडियो में लाइक फेक ऑडियो बनाना या फिर किसी की इमेज कहीं पे लगा देना या फिर वो वीडियोज़ में लगा देना. इसमें मेनली दो पार्ट आते हैं, योर जनरेटर एंड योर डिस्क्रिमिनेटर. सो जनरेटर का काम क्या होता है ना कि वो जनरेट कर रहा है कि वो एक लाइक जनरेट करेगा कि डीप फेक. जैसे सपोज हाँ, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया में रैली करेगा तो किस तरीके से दिखेगा. ठीक, उसने जनरेट कर दिया. तो उसने यूज़ किया था मोदी का रेफरेंस कि मोदी कोट जैसे पहनता उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का फेस वहाँ पे चिपक गया, इस तरीके से जनरेट हुआ. ओके, काइंड ऑफ डीप फेक है कि तुम लाइक मोदी की जो बॉडी थी उसमें तुमने डोनाल्ड ट्रंप का फेस चिपका दिया. ठीक, तो ये जो जनरेट हुआ ना, ये जनरेटर जाता है जनरेटर ये जनरेट किया इसने डीप फेक. देन वो कम्स टू डिस्क्रिमिनेटर. डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, वो लाइक दोनों ही एआई है. ठीक, सो इसका जो नाम है ना उसमें एक वर्ड आता है एडवर्सल. एडवर्सल मीन्स कि दो एआई है, वो दोनों आपस में भिड़ेंगे टाइप समझ लो कि एक जनरेट करेगा तो दूसरा डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये तुमने सही जनरेट किया है, मतलब उसे लग रहा है कि एआई के थ्रू जनरेटेड है या फिर रियल है. डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है ये पता करना कि ये एआई के थ्रू जनरेटेड है या फिर रियल ही लग रहा है. मतलब ओके, तो ये देयर इज़ अ विनर लूज केस कि या तो जनरेटर जीतेगा कि जनरेटर ने इतना अच्छा बना दिया कि डिस्क्रिमिनेटर पहचान ही नहीं पाया कि उसने एआई के थ्रू जनरेटेड था कि या फिर रियल था. गॉट इट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर मैं थोड़ा पेस धीरे करूँगा? ये सुनो कोई. सर पेस सही है सर, समझ रहा है. ओके ओके, ठीक है. सो जनरेटर ने जनरेट किया डीप फेक एंड कि समझ लो उसने वही मोदी के बॉडी के ऊपर ट्रम्प का फेस लगा दिया. देन डिस्क्रिमिनेटर वो भी एक एआई है, वो भी पता करेगा कि ओके ये मुझे रियल लग रहा है या फिर फेक है. तो अगर डिस्क्रिमिनेटर तुम्हारा पता नहीं कर पाता कि एआई जनरेटेड इमेज को कि ये फेक नहीं था, ये उसे लगता है कि ये रियल है, तो हम डिस्क्रिमिनेटर को और अपडेट करेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेटर अच्छा नहीं है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है कि एआई के थ्रू क्या जनरेट हुआ है. ठीक है, तो ये एक लूप केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेटर तुम्हारा और एडवांस हो रहा है तो तुम्हारा फिर जनरेटर और एडवांस होता रहेगा कि जनरेटर वो डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है. ओके, तो ये लाइक बैक एंड फोर्थ वर्क चलता है कि जनरेटर जनरेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. ठीक है, तो जितना तुम्हारा पावरफुल डिस्क्रिमिनेटर होगा तो तुम्हारा जनरेटर भी उतना पावरफुल होता रहेगा कि उसको डिस्क्रिमिनेटर को क्रॉस करना है, कि डिस्क्रिमिनेटर को लाइक डिस्क्रिमिनेटर को फेल करना है कि डिस्क्रिमिनेटर पहचान ही नहीं पाए कि ये एआई के थ्रू जनरेटेड है. ओके, सो मेनली जो अभी हम थोड़ा मेरा डिस्कशन भी चला था डीप फेक के ऊपर कि कैसा एक लाइक ऑब्वियसली एक सीरियस इशू है डीप फेक कि ये एआई के थ्रू जनरेटेड है या फिर रियल है. सो मैं वर्क कर रहा था थोड़ा डिस्क्रिमिनेटर के ऊपर ही, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटर डेवलप करें. तो एक लाइक इट्स मोर लाइक यू लाइक कैचिंग योर टेल. ओके, तुम डिस्क्रिमिनेटर जितना ही अच्छा बना लो, अगर जनरेटर के थ्रू वो डिस्क्रिमिनेटर यूज़ कर लेंगे देन जनरेटर और तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, चलो उसको इस पर वर्क नहीं करते. एंड नेक्स्ट एंड इसमें और भी टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, कि LSTM वगैरह है, फिर LLP NLU वगैरह है, तो मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ. ओके, वो थोड़ा ज़्यादा डीप में चला जाएगा कि RNN में तुम्हारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आता है. ओके, एंड नाउ हियर कम्स अबाउट जेन AI. सो इमेज देख रहे हो कि मोस्टली लोग क्या है AI जेन AI क्या डिफरेंस है, सेम ही तो लगा है. सो व्हाट इज जेन AI, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा जेन AI पे. जेन AI क्या है ना कि सपोज जनरेटिव तुम्हें कुछ जनरेट करना है. ठीक है, अभी तक AI क्या है समझ रहा था बस. ठीक है, अब अगर जैसे मैं जनरेट करने लग जाता हूँ कि जैसे चैट जीपीटी है, मैं उसको कोई टास्क दे रहा हूँ, वो कुछ जनरेट करके दे रहा है ना मुझे टेक्स्ट, या फिर मैं जैसे जैसे मैंने अभी इमेज का एग्जांपल दिया, तो इमेज में अगर मैं कहूँ जनरेट अ इमेज ऑफ अ डॉग सिटिंग ऑन अ चेयर, तो वो जनरेट कर रहा है ना चीज़ें, वो समझ रहा है तुम्हारे टेक्स्ट को, फिर देन जनरेट कर रहा है उस चीज़ को समझ के. ओके, एंड मोस्टली ये जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है ना वो अभी तक मतलब पहले क्या होता था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के काम करता था. बट तो जेन AI मुझे नहीं लगता आई थिंक डेफिनेशन पर हमें जाने का कोई नीड है. सो यानी ये करके अगर तुम कुछ जनरेट करवा रहे हो AI के थ्रू लाइक क्रिएटिवनेस में, अगर मैं तुम जैसे कुछ भी जनरेट कि अभी तो कुछ स्पीच हो गया या फिर असाइनमेंट हो गया या फिर इमेज हो गया या फिर वीडियो हो गया, कुछ भी अगर जनरेट हो रहा है दैट्स कम अंडर योर जेन AI. ओके, सो जेन AI के जो पार्ट्स है, ठीक है, टर्मोलॉजीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही का यही पार्ट है. एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग भी इसलिए ना
कि जब तक तुम चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे तब तक तुम जनरेट क्या करोगे? अगर मैं कोई तुम्हें टास्क दे रहा हूँ तो तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेगी ना, एंड ऑब्वियसली मशीन लर्निंग के अंदर का ये एक पार्ट है। देन कम्स योर लाइक ट्रांसफॉर्मर, दिस इज़ द हॉट टॉपिक फॉर नाउ। ओके, आज लाइक जितने भी तुम्हारे मॉडल्स हैं ना, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड वगैरह, सब ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं कोई, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर इज़ द बेस फॉर नाउ। ओके, सो हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मर पे डिस्कस करते हैं, देन बाकी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर, so transformer consists of your two things, encoder and decoder। वो so encoder में क्या आता है ना, encoder क्या करता है कि जो तुमने, जैसे मैंने अगर समझ लो यही दिया कि राइट असाइनमेंट इन ऑन एआई, ठीक? सो वो पहले समझेगा, हर एक चीज़ का मीनिंग ढूंढेगा कि ओके, लाइक सी एनकोडर, एनकोडर में कितने पार्ट, ठीक है? एनकोडर ये चीज़ें समझेगा कि ओके तुमने जो कहा, लाइक पहले तो ऑब्वियसली एक, जो अगर मैं सोचो तुम्हें कोई टास्क दे रहा हूँ तो तुम पहले चीज़ उस चीज़ को समझोगे ना, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे ना। सपोज अगर कोई लाइक किसी, कोई सेक्रेटरी है किसी कंपनी में, तो उसका जो बॉस उसे जो कोई टास्क दे, वो पीछे अगर जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी वो अच्छा आउटपुट देगा। जितना वो, जो तुम्हें टास्क दिया गया वो जितना अच्छा वो समझेगा तभी वो उतना ही अच्छा आउटपुट दे पाएगा। अगर समझ ही नहीं आ रहा तो आउटपुट का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा कितना भी अच्छा डिकोडर हो, ठीक है, कितना भी अच्छा तुम लाइक कितने भी एक्सपर्ट हो, तुम आउटपुट नहीं दे सकते जब तक तुम चीज़ नहीं समझ सकते तुम्हें क्या करना है। ओके, दैट्स कम अंडर योर एनकोडर। एनकोडर क्या करता है ना, जैसे इनपुट एनकोडिंग है ना, इनपुट एनकोडिंग का मतलब है, फर्स्ट स्टेप होता है, लाइक मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, एनकोडर के पास गया ना डाटा, तो एनकोडर पे पहला स्टेप होता है इनपुट एनकोडिंग। इनपुट एनकोडिंग का मतलब है, सपोज जो एआई मॉडल है ना, वो तुम्हारी और मेरी लैंग्वेज तो ऐसे समझ नहीं सकता, हम जैसे ह्यूमनली कन्वर्स कर रहे हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना कि जो डाटा है वो किस तरीके, जो डाटा के साथ और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, ठीक? देन इट्स अगेन फिर है इसका पोजिशनल एनकोडिंग। ये काफ़ी मेन मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है। लाइक अभी तक जैसे ये भी सीक्वेंस ऑफ डाटा को प्रोसेस करता है, बट ये पैरेलल चीज़ें कर सकते हैं। लाइक सपोज जो मेरा एग्जांपल था ना, राइट असाइनमेंट ऑन एआई, ठीक? तो अभी तक आरएनएन में क्या कर रहे थे हम, पहले राइट को भेज रहे थे, वो प्रोसेस हो रहा था, देन वापस आ रहा था, फिर ए के साथ भेज रहे थे, देन वापस आ रहा था। इसमें क्या करते हैं, हम सारी चीज़ को पोजीशन दे सकते हैं कि सपोज दिस पोजीशन 1, दिस पोजीशन 2, दिस पोजीशन 3, दिस पोजीशन 4, दिस पोजीशन 5, एंड इसको पैरेलली प्रोसेस करवा सकते हैं। ऑब्वियसली मल्टीपल्स एनकोडर्स हैं हमारे पास, न्यूमरस एनकोडर, मल्टीपल्स के मिलियंस ऑफ एनकोडर्स हैं। तो अलग अलग एनकोडर्स के पास अलग अलग वर्ड भेज दिया उनके नंबरिंग के साथ कि उनकी पोजीशन क्या है। ओके, कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, या थर्ड पोजीशन पे। तो तुम्हारा पोजिशनल एनकोडिंग है ना, उसका काम यही होता है कि जो तुम्हारे वर्ड है उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है? क्योंकि समझ में आया कि अगर सोचो मैं एआई को ऐसे भेजूँ कि ए आई राइट असाइनमेंट, ए आई राइट ऑन असाइनमेंट, तो क्या समझ में आएगा इससे? लाइक नथिंग टू बी, ठीक है, कि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना। सो पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर तुम सोचो एक एक करके मैं भेज, तुम सोचो एक एक करके मैं प्रोसेस करूँगा तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुम्हें एक ही मतलब एक एक करके प्रोसेस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो हम हर एक वर्ड को अलग अलग प्रोसेस करने, पैरेलली, पैरेलल जो प्रोसेसिंग होने, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि पैरेलली तुमने सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए भेज दिया, एंड उसकी पोजीशन है सबके पास, ठीक? देन आता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ओके, सो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का क्या होता है कि जो तुमने सेंटेंस भेजा है, ये जो रखा है ना, राइट अ असाइनमेंट ऑन एआई, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का काम क्या है कि वो पता करेगा कि इस जो ये राइट है, राइट वर्ड का, इसका बाकी वर्ड्स के साथ कितना लाइक कितना इन्फ्लुएंस है, कितना वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस वर्ड का बाकी वर्ड्स के साथ, कि उन लाइक समझ लो राइट, अगर मैं ए को भी हटा देता हूँ, राइट असाइनमेंट कोई मतलब नहीं बैठ रहा ना, मतलब ऑब्वियसली मीनिंग निकल रहा है, तो ए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो राइट का जो मीनिंग है, मतलब जो इंपॉर्टेंस है ना, वो असाइनमेंट के साथ ज़्यादा है, फिर एआई के साथ ज़्यादा है। वो इंपॉर्टेंस देखता है कि कौन से वर्ड का किसके साथ ज़्यादा अटेंशन है, कि मतलब राइट का अटेंशन ना असाइनमेंट के पास ज़्यादा है, ठीक? तो असाइनमेंट लाइक जो अटेंशन मैकेनिज्म का काम है ना, कि वो अटेंशन ढूंढता है कि किस वर्ड के साथ ज़्यादा अटेंशन है, कि मुझे लाइक वो एआई ज़्यादा मीनिंगफुल मीनिंग समझ सके। देन तुम्हारा क्या आता है, मल्टी हेड अटेंशन। सो मल्टी हेड अटेंशन क्या काम करता है, सपोज तुमने राइट दिया, ठीक? सो राइट के साथ ना, राइट का कॉन्टेक्स्ट, अब राइट यहाँ पे सब्जेक्ट है या फिर वर्ब है,
या फिर क्या है, एनीथिंग, ठीक है। सो मल्टी हेड का काम क्या होता है ना, अभी मैंने न्यूरल नेटवर्क क्या लिख रहा हूँ, एनीथिंग, अभी मैंने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया था ना कि न्यूरल नेटवर्क पे है ना एक न्यूरॉन एक चीज़ प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको दूसरे न्यूरॉन के मल्टीपल न्यूरॉन्स के पास भेज रहा है। तो सेम ये है ना, ये चीज़ मल्टीपल न्यूरॉन्स किस तरीके कैसे काम करता है, मल्टी हेड अटेंशन, कि जो वर्ड है तुमने उसको अलग अलग तरीके से भेज दिया, ठीक है। एक सेंटेंस में मैंने भेज दिया सब्जेक्ट बना के, एक जगह भेज दिया मैंने वर्ब बना के, एक जगह भेज दिया मैंने प्रपोजिशन बना के, फिर मैं उस वर्ड उस चीज़ को लेके अपना सेंटेंस का मीनिंग ढूंढूंगा, अगर मुझे सही लगता है देन मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा। सो दैट्स कम अंडर योर मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है, कि मल्टीपल चीज़ों के साथ अटेंशन देना है, कि एक वर्ड है राइट है ना, तो उसको मल्टीपली का कितने तरीके से मीनिंग हो सकता है, ठीक, कितने तरीके से मैं मीनिंग निकाल सकता हूँ। तो दैट्स कम अंडर योर मल्टी हेड अटेंशन। एंड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सिंपल, कि एक न्यूरल नेटवर्क पे प्रोसेस हुआ देन नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क पे चला गया, ओके। देन अगेन कम्स योर रेसिडुअल कनेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन, ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लाइक ऑब्वियसली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इसका इंपॉर्टेंस ये है, सपोज तुमने राइट के साथ ना असाइनमेंट का एक वेटेज टेक लाइक बना दिया, ठीक है, तुमने डाटा प्रोसेस कर दिया, तुम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच भी गए, ओके, लाइक अब तुम, एंड हाँ और एक चीज़, एनकोडर्स ना मल्टीपल एनकोडर्स होते हैं, कि एक एनकोडर के से प्रोसेस होकर फिर दूसरे एनकोडर पे जाना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डाटा रिफाइन करना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट मीनिंग चाहिए, तो मल्टीपल एनकोडर्स की लेयर होती है, स्टैकिंग ऑफ एनकोडर लेयर्स, कि मल्टीपल एक एनकोडर से प्रोसेस होकर नेक्स्ट एनकोडर पे जाता है। सो अगर सोचो मैंने नेक्स्ट एनकोडर को, जो मेरा एकदम ओरिजिनल जो डाटा था ना उसकी मैं कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा हूँ, मैंने डाटा प्रोसेस कर दिया, तो ऑब्वियसली जो पीछे का इन्फॉर्मेशन था वो लूज़ हो जाएगा। तो मैं कॉन्टेक्ट समझने में, मैं अगर गलत कॉन्टेक्ट समझना चालू कर दूँ, मतलब एआई अगर गलत कॉन्टेक्ट समझना चालू कर दें तो गलत ही समझते रहेगा। तो इसलिए रेसिडुअल भी देना पड़ता है, कि जो ओरिजिनल डाटा था ना, जो अभी तक प्रोसेस हुआ है, अभी तक जो चीज़ें समझ में आई है, उस चीज़ों को भी उसके साथ कनेक्ट करके देन हम नेक्स्ट स्टेज पे आगे भेजेंगे, ठीक। एनकोडर समझ में आया, ये सब नो कर दो। चलो ओके, सो नेक्स्ट स्टेज, अब लाइक तुम्हारा जो मॉडल है ना वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को समझ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेट करना ना, ऑब्वियसली। तो क्योंकि डिकोडर को ना एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि ओके पर्टिकुलर तरीके से चाहिए ना उसे, वेल स्ट्रक्चर्ड, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से अब हमारे पास डाटा ना रिफाइन होकर मल्टीपल जो एनकोडर है उनसे रिफाइन होकर डिकोडर के पास आता है। अब डिकोडर क्या करता है, अगेन पोजिशनल एनकोडिंग, वो जो जनरेट करेगा ना, जैसे कि समझ लो ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, ये से जनरेट किया, ये तो सही जनरेट किया। अगर सोचो मैं इसमें पोजीशन नहीं देता, रैंडमली कोई पोजीशन देता, तो स्टैंड ए आई फॉर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, कोई मीनिंग निकल रहा है इसका, अगर पोजीशन ही सही नहीं रहेगी, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। सो अगेन जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना उसकी भी पोजीशन एनकोडिंग होती है, कि ओके आउटपुट किस तरीके से जनरेट, क्योंकि ऑब्वियसली सीक्वेंस में जनरेट नहीं हो रहा ना, कि एक के बाद एक जनरेट हो रहा है, वो एक साथ सारी चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, ठीक, देन उनको पोजीशन देके लास्ट में एक स्ट्रक्चर्ड बना के वापस हुए। हाँ अगेन ये मास सेल्फ अटेंशन का काम क्या होता है ना, कि सपोज मेरा जो एआई है ना, इसने अभी तक यहाँ तक ही जनरेट किया है, मतलब एआई स्टैंड इतना जनरेट किया, ओके, पोजीशन के साथ, ठीक, मतलब पैरेलली इतना पोजीशन तक, तो ये जो है ना स्टैंड, ये बस अपने प्रीवियस के साथ ही अटेंशन देगा, प्रीवियस वर्ड्स जो जनरेट हुए हैं, फ्यूचर वर्ड्स पे अटेंशन नहीं देगा, मतलब इसके बाद के पोजीशनिंग है ना, समझो ऑब्वियसली फ्यूचर वर्ड्स नहीं है, ये सब पैरेलली एक ही साथ प्रोसेस हो रहे हैं ना, एआई भी एक साथ जनरेट एक ही बार में, मतलब जब एआई जनरेट हो रहा है तभी स्टैंड जनरेट हो रहा है, तभी फॉर्ट जनरेट हो रहा है, तभी आर्टिफिशियल जनरेट हो रहा है, तभी तुम्हारा इंटेलिजेंस भी जनरेट हो रहा है, सब एक साथ जनरेट हो गए। बट क्या जो स्टैंड है ना, जो जनरेट होने के बाद वो ना अपना अटेंशन बस जो इसके पीछे जो पोजीशन पे ना उनके साथ ही देगा, क्योंकि बात से उसे मतलब नहीं है कि बाद में क्या जनरेट हो रहा है, मुझे अभी जो स्टार्टिंग में जनरेट हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे करेक्ट होना है, ठीक। सेल्फ जो मास्क का मतलब है कि लिमिट कर दिया है, कि जो तुम्हारा अटेंशन है ना वो तुम तक ही लिमिट है, ठीक है, यहाँ तक लिमिट है, इससे पहले जो भी आए तुम्हारा अटेंशन तुम उसमें अटेंशन ढूंढ सकते हो, कि तुम्हारे इसके साथ क्या मीनिंग निकल रहा है,
उस तरीके से। देन उस अटेंशन के साथ अगेन न्यूमरस चीज़ें, फिर उस अटेंशन के साथ तुम गए मल्टी हेड अटेंशन पे। अगेन असिस्टेंट को अलग अलग तरीके से दिखाया, कभी इसे सब्जेक्ट माना, कभी वर्ब माना, कभी कुछ भी माना, उस तरीके से जनरेट किया तुम्हारा सेंटेंस। कि अभी जो यहाँ पे इस एनकोडर का जो इनपुट था ना, इस इनपुट के साथ मुझे अभी जो आउटपुट जनरेट करना है ना, उसको अलग अलग तरीके से जनरेट किया। मैंने कभी इसको वर्ब बनाया, कभी इसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में लिया, ठीक। देन उस चीज़ों को रिफाइन करते गए, अलग तरीके से इंपॉर्टेंस दी। ओके, आई थिंक मैं इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊँ, या फिर क्लियर हो गया है, थोड़ा और डीप में जाऊँ मल्टी हेड अटेंशन के लिए। ओके, हेलो, एनीवन एल्स, कोई फीडबैक, या फिर मुझे और डीप डीप में जाऊँ? क्लियर, ओके क्लियर। सो मल्टी हेड अटेंशन हो गया। देन अगेन तुम्हारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। फिर वही रेसिडियल कनेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन, कि जो तुम्हारा आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, वो एक स्टेज पे अगर जो आउटपुट जनरेट हो गया है, तो पीछे का जो आउटपुट जनरेटेड था उसको लेके आगे बढ़ जाना है। नहीं तो अगर वो आउटपुट हो गया तो वो कहीं और ही किसी कॉन्टेक्स्ट में चला गया। आगे जाके जो फिल्टर्स लगे थे, क्योंकि हर लेयर पे फिल्टर्स होते हैं कि ओके तुमने सही जनरेट किया कि नहीं जनरेट किया, वो फिल्टर्स काम करते हैं। अगर तुम फिल्टर पास करोगे तभी तुम आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर फिल्टर में सोचो, मैं अभी गलत जनरेट हो गया, फिल्टर ने वही हटा दिया, तो तुम्हारे पास बचा क्या जनरेट करने को? तुम क्या किस इन्फॉर्मेशन के साथ जनरेट करोगे? तो रेसिड्यूअल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें रेसिड्यू भी होना चाहिए, कुछ रेसिड्यू मतलब कुछ बचा हुआ, कुछ जो तुमने जनरेट करने से पहले जो तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक, अगेन स्टैकिंग डिकोडर लेयर्स, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, और डिकोडर के मल्टीपल लेयर्स होती हैं देन योर आउटपुट जनरेशन। सो ऑल क्लियर विद डिकोडर एंड एनकोडर ट्रांसफॉर्मर? ओके, नाउ कम टू योर LLM, ठीक है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो द मेन थिंग, सो क्या करने वाला था, एक होता है तुम्हारा FM, फाउंडेशनल मॉडल, ठीक है। फाउंडेशनल मॉडल के अंदर तुम्हारे आते हैं LLM, ऑडियो मॉडल, वीडियो मॉडल, ठीक, और भी चीज़ रहती है, वॉइस मॉडल, जो मतलब इमेज मॉडल। इन सबको मिला के ना जनरेटिव AI बनता है। अगर सोचो तुम्हें सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करना है तो तुम LLM का यूज़ कर सकते हो, बट अगर तुम्हें इमेज जनरेट करना है तो तुम्हें LLM के साथ इमेज मॉडल का भी यूज़ करना पड़ेगा, वॉइस मॉडल का भी यूज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि सपोज LLM का इंपॉर्टेंस क्या है? LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब जो तुम लाइक नेचुरल लैंग्वेज है ना उसको प्रोसेस करना। लाइक NLP जो है ना, NLP प्रोसेसिंग होती है ना, वो NLM पे होती है। कि LLM जो प्रोसेस करता है ना, उसको NLP कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि ये ना लार्ज सेट ऑफ डाटा, लाइक पेटाबाइट्स ऑफ डाटा है ना उस लैंग्वेज में, क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है। कि किस वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस वर्ड के साथ क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या चीज़ें होते हैं। तो उस कॉन्टेक्ट को समझना, लैंग्वेज को समझना, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को समझना। समझ लो एक जो बेबी है, तुम उसे 6 मंथ में जो तुम लैंग्वेज उसको सिखाते हो ना कि इस तरीके से बोलते हैं, या फिर वो गलत होता है तो उसको करेक्ट करते हो, तो वो चीज़ सीख जाता है ना कि ओके ये लैंग्वेज है, मुझे अगर मुझे कोई इस तरीके से बोलेगा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम AI से कोई काम करवाना चाहते हो तो मेन जो प्राइमरी चीज़ है तुम्हारी पहली क्या है, उस AI को समझ में तो आए तुम्हें उससे क्या काम करवाना है। मेन थिंग यही है ना कि तुम्हें AI को समझाना है कि ओके तुम्हें ये काम करना है। देयर एंड हर कोई प्रोग्रामर नहीं है। अगर प्रोग्रामर की लैंग्वेज में लिखे तो ऑब्वियसली प्रोग्रामर कर सकता है कि ठीक है पर्टिकुलर सेट दे दिया कि उसने डाटा को डिफाइन कर दिया, एंड वो बहुत टीडियस वर्क है ना कि ठीक है। तो देयर कम्स योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक, कि वो जो नेचुरली लैंग्वेज है ना, कि जो ह्यूमन तुम्हारा नेचुरली बोलते हैं उस चीज़ को समझने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। एंड अगर तुम्हें टेक्स्ट भी जनरेट करना है तो टेक्स्ट में आउटपुट चाहिए ना, कि असाइनमेंट लिखा तो वो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही करेगा। ऑब्वियसली उसको पता है कि क्या जनरेट करना है मुझे, ठीक। LLM क्लियर, या थोड़ा और डीप में जाए, बताओ।
रिस्पॉन्सिव रहना है यार थोड़ा। ये ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ योर, ये सब पता है क्या तुम्हारे आते हैं, फंडामेंटल मॉडल्स जो होते हैं ना उसके अंडर आते हैं, ठीक। फंडामेंटल मॉडल क्या है ना, पर्टिकुलर जो तुमने मॉडल डिफाइन कर, लाइक टेंसर फ्लो है ना, कि तुमने एक एआई टाइप का मॉडल पैरामीटर्स वगैरह सेट कर दिए, तुम उसको डाटा दे रहे हो, तुम अगर टेक्स्ट डाटा देके लैंग्वेज डाटा देके उसे सिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ के लिए दोबारा से एआई बनाना, हर एक चीज़ के लिए एआई मॉडल बनाना, हर एक चीज़ के लिए पैरामीटर्स क्या होता है ना, डिसीजन में हेल्प करते हैं कि कितने तरीके से वो डिसीजन चेंज हो सकता है, वो होते हैं तुम्हारे पैरामीटर। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतना ज़्यादा तुम्हारा एआई एफिशिएंट हो, मतलब अच्छा रिजल्ट जनरेट करेगा, बट उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारे पैरामीटर्स चेक करने जाएगा तो टाइम तुम्हारा कंज्यूम होगा, जितने तुम्हारे पैरामीटर्स ज़्यादा। अभी तो शायद ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो चैट जीपीटी इन सब में, ठीक। जो इवन शायद उन लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जैसे चैट जीपीटी 4 है ना, 4o, वो तुम्हारा फास्ट जनरेट करता है तुम्हारा जो आउटपुट है, बट जो चैट जीपीटी 4 है वो काफ़ी स्लो जनरेट करता है, बिकॉज दैट्स वाई, क्योंकि उसके पैरामीटर्स ज़्यादा है, ठीक। फिर इसी मॉडल में अगर मैं ऑडियो इनपुट दे रहा हूँ, ऑडियो इनपुट की तरह उसे ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो ऑडियो मॉडल हो गया। तो एक बेस मॉडल होता है, समझ लो एक फाउंडेशन है कि तुम घर बनाने जा रहे हो तो पहले बेस बनाओगे ना, अब उसके ऊपर तुम चाहे किसी तरीके का घर बनाओ, तुम्हें लाइक विला बनाना है या फिर बिल्डिंग बनानी है, तो वो तुम पे डिपेंड करता है, बट तुम्हें एक बेस मिल गया। तो फाउंडेशन मॉडल ना तुम्हारे वो बेस प्रोवाइड करवाता है, ओके। नेक्स्ट कम योर रैक। हाँ विक्रम, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, परप्लेक्सिटी अपडेटेड रहता है मोस्टली, एंड चैट जीपीटी ना वो पुराना हो जाता है। सो जो परप्लेक्सिटी है ना, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसे ऑब्वियसली मैं पूरा क्लियरली नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी है परप्लेक्सिटी की, बट जो रिलेवेंट रहने के लिए ना, इंटरनेट के थ्रू रिलेवेंट रहने के लिए मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, रैक, ओके। रैक रैक इस्तेमाल करते हैं। रैक में क्या होता है ना, कि जो तुमने देखो फ्लो देखना, प्रॉम्प्ट दिया, ठीक, ये तुम्हारा डिवाइस है, तुमने उसके थ्रू प्रॉम्प्ट दिया, वो उस क्वेरी को लेके ना पहले इंटरनेट पे गया, ओके। इंटरनेट पे उसने रिलेवेंट चीज़ें सर्च की कि तुम्हारी क्वेरी से रिलेटेड क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को वो वापस लेके आया, ठीक। उस इन्फॉर्मेशन को इस ये देख लो, प्रॉम्प्ट प्लस क्वेरी प्लस एनहेंस कंटेंट, एक फ्लो में ऐसा चलना, ठीक। यहाँ से पहले गया तुम्हारा, गया क्वेरी, क्वेरी ना तुम्हारे इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे उसने सारी चीज़ें ढूंढी उससे रिलेटेड, फिर इवन एंड ये लूप चलता रहता है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे चला जाए या फिर इस तरीके से यहाँ पे चला जाए, कि जनरेट पहले कर रहा है फिर वो दोबारा इंटरनेट पे जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि वो डेवलपर सेट करके रखते हैं कि कितनी बार लूप चलना है, कितनी बार लूप होना चाहिए, उस तरीके से। तो वो नेट पे गया, उसने सारी चीज़ें ढूंढी, ठीक, उसमें से रिलेटेड कंटेंट लेके आया, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो क्या होगा, एनहेंस्ड हो गया ना, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ गई, जो हमारी क्वेरी थी उसकी क्वालिटी बढ़ गई, उसके पास और भी डाटा, जो रिलेवेंट डाटा है ना इंटरनेट के थ्रू, जो लेटेस्ट, ऑब्वियसली इंटरनेट पे ही लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी मोस्टली, तो जो रिलेवेंट डाटा है उसको लेके आया। देन उस डाटा के साथ जो तुम्हारी प्रॉम्प्ट है, वो क्वेरी है, फिर जो इनहेंस कंटेंट है वो गया तुम्हारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, एंड अब इसके पास ना ये सारा डाटा है, देखो नया डाटा भी है, तुम्हें एक्सप्लिसिटली कोड करने की ज़रूरत नहीं है किसी डेवलपर को, ऑलरेडी जो इंसान पूछ रहा है ना, उसने नेट उसके रिलेटेड डाटा नेट पर ढूंढा, उस डाटा को लेके एआई के पास पहुंचा, वो एआई ट्रेन हुआ, उस डाटा को प्रोसेस किया, फिर उसने टेक्स्ट जनरेट कर दिया, एंड ये लूप चलता रहता है, एंड एआई ऑब्वियसली तुम्हारा रिफाइन होता रहता है। सर बट इसमें जैसे अगर इंटरनेट पे कोई फेक न्यूज वगैरह है तो ये एआई फिल्टर आउट कैसे करता है इसको? देखो वो तुम्हारा आता है कि क्लासिफाई, जो मैंने अभी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बताया ना, यस सर। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है ना, पैटर्न ढूंढता है कि ओके ये फेक हो सकता है। ऑब्वियसली जैसे कि तुम सोच लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट से मैं अगर कुछ लेके आ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, या फिर लाइक रेप्यूटेड जो वेबसाइट्स है कि टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है, ये तो न्यूज़ हम खुद ट्रस्ट करते हैं ना कि ये ओरिजिनल न्यूज़ देंगे। यस सर। तो यस तुम सर। क्लासीफाई कर सकते हो ना कि ओके मुझे यहाँ से अगर मुझे डाटा मिल रहा है तो ये ज़्यादा लाइक ओके ये ज़्यादा सही रहेगा, ये फेक नहीं, फेक होने के चांसेस कम है। सर बट जो सोर्सेस है उसको मतलब ज्यादातर जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है हम्म, या एआई जो है अपने सोर्सेस को मतलब साइटेशंस में लिखता नहीं है। जैसे विकिपीडिया अपने साइटेशंस और सोर्सेस को नहीं नहीं मेंशन नहीं करता है, तो नहीं एआई एआई, अपना साइटेशंस को मेंशन क्यों नहीं करता है? अगर मतलब सी सी क्योंकि सी एआई में पॉसिबिलिटी तो होती है ना कि फेक न्यूज हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, उसके लिए ना मोस्टली जो वो है ना, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक उसमें आ जाते हैं कि ऑब्वियसली अगर तुम साइट्स को मेंशन करने लगोगे तो तुम्हारा जो कंपनी है ना उसको उस साइट्स को पे करना पड़ेगा। दैट्स मोर ऑफ अ बिजनेस पार्ट, कि वो लाइक काइंड ऑफ चोरी करना ही कह लो, ठीक है, कि तुम अगर साइट्स को मेंशन करोगे तो तुम्हारा एआई है ना उस साइट पे जाकर ट्रेन हुआ है,
उस साइट का डाटा यूज़ किया है, तो तुम्हारे एआई को वो वहाँ पे पे करना पड़ेगा। तुम जो एज अ कंपनी तुम्हें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हम एज अ ह्यूमन देख रहे हैं ना टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो हमें एड्स दिखते हैं। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया उसका रेवेन्यू एड्स के थ्रू आता है। लेकिन एज अ तो एआई अगर सर तुम मतलब अगर हम एआई को ऐसे बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रस्टेड साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक ट्रस्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं उसके सोर्स कोड में मेंशन होगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया उधर से भी तो बोल सकता है कि तुम हमारे नहीं, ओके, मतलब हमारे साइट्स को। वो सोर्स कोड कोई पब्लिक नहीं करता अपनी कंपनी के मॉडल्स का, एंड तुम इस तरीके से नहीं ढूंढ सकते। हाँ, मेन जो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, योर एआई इज़ अनप्रिडिक्टेबल। लाइक अगर तुम्हारा जो डीप लर्निंग है ना, ह्यूमन माइंड को मिमिक कर रहा है ना, तो ह्यूमन माइंड कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा तुमने उसको सिखा दिया कि ओके, जैसे तुम ह्यूमनली तुम भी सीख रहे हो ना कि ओके ये टाइम्स ऑफ इंडिया ना सब पढ़ रहे हैं, ये ट्रस्टेड हो सकता है। इस तरीके तुम अब तुमने भी आसपास से नॉलेज ग्रैब की है ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रस्टेड सोर्स है, एंड इसलिए यस एआई सर, की। ठीक है, तो तुम्हें किसी ने कोई बताने नहीं आया ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रस्टेड सोर्स है, तुम्हें भी पता है एक्चुअली। यस सर, यस सर। तो सर एआई पर वो इसके डेटा सेट्स वगैरह पब्लिकली तो अवेलेबल होते हैं ना इसके। नहीं 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 नहीं, कंपनीज अपने डाटा सेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं करती। तुम्हें अच्छा। ऑब्वियसली तुम अगर डाटा ढूंढने जाओगे ना, इन टुडेज वर्ल्ड डाटा इज मनी। ठीक है, जिसके पास डाटा है उसके पास पैसे हैं। तो तुम्हें पब्लिकली इस तरीके के डाटा नहीं मिलते हैं, बहुत सेंसिटिव डाटा होते हैं। इवन मैं जो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था हेल्थ हार्बर के टाइम पे, तो मुझे पर्टिकुलर कुछ डाटा चाहिए थे जो कि फार्मेसी के पास ही होंगे या ठीक है। मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे किसी तरीके से नहीं मिल पाया उस टाइप का डाटा। मुझे चाहिए था कि ड्रग्स का जो लाइक पर्टिकुलर फूड के साथ ना क्या इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके का इफेक्ट रहता है पर्टिकुलर ड्रग्स का। तो ये जो डाटाज है ना, ये तो ऑब्वियसली फार्मेसीज के पास ही है कि जो बड़े बड़े फार्मेसी हैं कि किस तरीके से वो रिएक्शन हो रहे हैं, वो डाटा वो रखते हैं अपने पास। बट अगर मैं वो ढूंढने निकला था, लेकिन मैं न्यूमरस साइट ढूंढ ली है कि गूगल कैगल वगैरह, मुझे कहीं पे उस टाइप का डाटा नहीं मिला। इवन हगिंग फेस वगैरह, ठीक है, तो क्लासिफाइड डाटाज होते हैं बहुत से, हमें ऐसा ओपनली नहीं मिल सकते। हाँ, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अभी मॉडल्स भी जो है ना कंपनीज ओपन सोर्स नहीं करती हैं। आई थिंक मॉडल्स में ओनली लामा ही है जो जो बिगर मॉडल है ना जो ओपन सोर्स है, और एलएलएम लामा। जो चैट जीपीटी का है या फिर गूगल का है, वो लाइक क्या कहते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एनी मोर डाउट विक्रम? नो सर, नो सर, नो सर। क्लियर कि किस तरीके से रिलेवेंट यस रहते सर, हैं? ओके, यस सर। नेक्स्ट। सो ये ना तुम्हारा क्या होता है कि रैग एंड फाइन ट्यूनिंग ना इस पॉइंट पे आ रहा है कि जो तुम्हारा मॉडल है, जैसे बेस मॉडल है ना एलएलएम या फिर सॉरी फाउंडेशनल मॉडल, ट्रांसफर फ्लो जो भी होगा, उसको तुम अपना मॉडल कैसे बना सकते हो कि तुम्हारे पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो फर्स्ट तो तुम्हारा यही हो गया रैग, कि उसने नेट पे से ढूंढा या फिर तुम बार बार उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो अलग अलग तरीके से, उसे ट्रेन कर रहे हो। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, तुमने एक बेस एलएलएम लिया जैसे चैट जीपीटी या फिर मेटा का, उसको अपना स्पेसिफिक डाटा दिया, देखो टास्क स्पेसिफिक डाटा, पर्टिकुलर टाइप का डाटा कि जो एल ना वो तुम इसी डाटा पे ट्रेन हो। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए किसी और टाइप का डाटे का, कि कि जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर तुम्हें इंडिया में से बाइक बाइक का वो देखना है, तो तुम ऑब्वियसली से बाइक इंडिया वाले बाइक का ही डाटा दोगे ना। अगर तुम नहीं तो पूछोगे व्हाट इज़ द सेल्स ऑफ बाइक इन दिस ईयर, तो पूरा वर्ल्ड, अगर तुम्हारे उसके पास पूरे वर्ल्ड का डाटा है, वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा, पूरे वर्ल्ड का डाटा उठा के लाएगा। अगर उसके पास स्पेसिफिक डाटा है किसी काम के लिए, उस तरीके का काम करेगा। ठीक है, कि तुम्हारा फाइन ट्यून होगा कि तुम्हारा पर्टिकुलर जो टास्क है ना, उसी तरीके से तुम्हारा एलएम वर्क करेगा। दैट्स क्लियर? हेलो, या चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। प्रोजेक्ट, हाँ, तो मेन चीज़ मेरा ये था कि मुझे लाइक जो मैंने जेन ए के यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया था रिसेंटली। सो कि जेमिनाई वगैरह या फिर तुम गूगल के जो टेक्स्ट टू स्पीच है। सो मेन मेरा पर्पस था ना कि जैसे कि हम, जैसे समझ लो मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है, तो उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या फिर मैं जैसे हाँ जैसा भी मैं स्पीच में कर रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल ना। ठीक है, अगर तुम बाकी लोगों की स्पीच सुनोगे, दे आर मोर क्लियर। ठीक है, दे आर मोर अप टू द पॉइंट कि उनमें वो सेकंड थॉट नहीं आता, वो लाइक फ्लुएंटली चला जाता कि ठीक। अगर तुम ऐसे अटक रहे हो या फिर कुछ हो रहा है, तो वो स्पीच को ख़राब करता है तुम्हारे फ्लो को। मेरा प्लान था कि अगर मैं ऐसे वीडियोस अगर किसी को लाइक किसी कंटेंट क्रिएटर को किसी को भी अपलोड करना हो, ठीक है, उसमें इस टाइप के साउंड से, तो वो सही हो जाए। तो मेनली मेरा प्लान था कि तुम्हारे जो मेरी वॉइस है ना, उसी वॉइस में मुझे आउटपुट मिले, बट वो मैं कर नहीं पाया अभी तक, ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। सो इसमें क्या है
पहली चीज़ होगी ना, जो यूज़र है उसने अपना वीडियो अपलोड किया, ठीक, उस वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो में से उसने पहले जो हमारा लाइक जो भी प्रोजेक्ट है वो उसमें से क्या करेगा, ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि ऑडियो मीन मुझे वीडियो में कोई चेंज नहीं करना, मुझे ऑडियो में ही चेंज करना है, तो वीडियो प्रोसेस का वो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने उसमें से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड ऑडियो भी ना आजकल की जो डिवाइसेज है ना मोनली क्या करती हैं, स्टूडियो ही ऑडियो सब सपोर्ट करती है, डुअल चैनल स्टूडियो सराउंड साउंड, ठीक। तो जो उसको मैंने मोनो साउंड में चेंज किया, क्योंकि जो गूगल का जो स्पीच टू टेक्स्ट जो फंक्शन है, अभी मैं एपीआई नहीं कहूँगा, एपीआई में एक भी बहुतों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, या फिर एपीआई सबको समझ में, एपीआई किसको समझ में नहीं आता ये बता दो बस, ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नहीं भी आता, मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट ईयर में, कोई वैसी बात नहीं है, अगर नहीं आता हो तो, अगर एपीआई सबको समझ में आता है तो मैं एपीआई के लैंग्वेज में बात करूँगा, नहीं आता है तो थोड़ा मैं उसको डाउनग्रेड करूँगा। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बहुत लाइक इवन मुझे भी नहीं पता था एपीआई का, मुझे एपीआई का सेकंड लाइक इवन फोर्थ सिक्स सेम में जाके अगर पता चला कि एक्चुअली की एपीआई क्या है। नो इशू इफ एनीवन नॉट नो अबाउट एपीआई। ओके, चलो फिर सबको पता होगा, आई सॉरी। ओके, सो अदिति, एपीआई के बारे में अभी एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता, बट ये समझ लो एपीआई क्या है ना, अगर समझ लो तुम्हारा कोई फंक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर तुम्हें कोई चीज़ एक्सेस करनी है एज अ डेवलपर, कि मुझे समझ लो गूगल ने ना, गूगल का ये फंक्शन है कि अगर सोचो मैं अपने लोकल डिवाइस में पूरा एआई डिज़ाइन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, एंड मेरे एआई का क्या काम है कि एज इनपुट वो ऑडियो लेता है, सॉरी आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया। सो मेरे एआई का क्या काम, समझ लो मैंने एक एआई बनाया है, ठीक, तो मेरा एआई क्या कर रहा है कि वो एज अ इनपुट एक ऑडियो लेगा, एंड उसमें से जनरेट करके करेगा कि उस ऑडियो में जो टेक्स्ट में बोला गया है ना, मतलब उसको टेक्स्ट में चेंज करके एज आउटपुट देगा, कि जैसे मगर ट्रांसक्राइब ना कैप्शन जनरेट करना जैसे हो गया उस तरीके से। सो अगर मुझे किसी को देना हो कि कोई बंदा चाहे कि मेरा जो फंक्शन है वो मेरा जो लाइक एआई है वो यूज़ करे, तो वो ये तो नहीं कर सकता ना कि पूरा जो एआई है वो अपने डिवाइस में डाउनलोड कर रहा है, पूरा उसको सेटअप कर रहा है देन यूज़ कर रहा है। वो सिंपली क्या कर सकता है, एक एपीआई यूज़ कर सकता है। एपीआई क्या होता है ना, तुम्हारे इनपुट को ले जाके उस मॉडल लाइक जो तुम्हारा जैसे मेरा मॉडल है ना एआई, वो क्लाउड पे है, ओके, किसी जगह पे स्टोर है, मतलब एक वेबसाइट है या जो भी है वहाँ पे जाके स्टोर है, ठीक। एपीआई क्या करेगा, तुम्हारा एपीआई यूज़ करता है कि जो लोकल डिवाइस है, जैसे मैं अपनी डिवाइस में, जैसे सपोज अदिति तुम्हें ये फंक्शन यूज़ करना हो कि जो तुम्हें मेरा एआई यूज़ करना हो कि तुम्हें अपने ऑडियो भेजो और तुम्हें एज आउटपुट टेक्स्ट मिल जाए, तो तुम अगर तुम्हारे पास एपीआई नहीं हो तुम क्या करोगे, अपने जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसमें मेरा पूरा मॉडल डाउनलोड करोगे, उस मॉडल को सेटअप करोगे, उसकी जो जी लाइक मॉड्यूल्स वगैरह न्यूमरस चीज़ें हैं ना, उसको सेटअप करोगे अपने डिवाइस में, देन यूज़ कर पाओगे। सो इसको सिंपली करने के लिए मैंने क्या किया, एक अपना क्लाउड पे ले दिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो एपीआई के थ्रू अपना जो इनपुट है ना, तुम अपना एज इनपुट जो ऑडियो फाइल है वो एपीआई जो है ना तुम्हारे ऑडियो फाइल को लाइक समझ लो एज अ पोस्टमैन है, वो तुम्हारा ऑडियो फाइल को ले जाके मेरे जो मॉडल है ना एआई उस तक लेके आएगा, मेरा मॉडल उसे एज आ इनपुट लेगा, फिर जो वो वहाँ पे आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट फिर दोबारा ये पोस्टमैन तुम्हारा जो एपीआई है वो तुम्हारे पास वापस लेके आएगा। दैट्स क्लियर अदिति? ओके, चलो फिर अब एपीआई की लैंग्वेज में बात करेंगे, हो गया, ठीक है। सो सो हमारे क्या किया, अभी जो मैंने यहाँ पे मोनो ऑडियो में चेंज किया, क्योंकि जो गूगल का ये जो स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन है ना, जो भी ये मॉडल है वो स्टूडियो ऑडियो को प्रोसेस नहीं करता, वो स्टूडियो ऑडियो को एज ए इनपुट कंसिडर नहीं कर पाता, उससे मोनो ऑडियो ही समझ में आता, तो मैंने मोनो ऑडियो में चेंज किया। देन मोनो ऑडियो हमारा गया गूगल स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई के पास, ठीक है। इसने क्या किया, जो मेरा स्पीच था, जैसे मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ठीक। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने भेजा जेमिनाई के पास, जेमिनाई को मैंने कहा कि ठीक है इसमें से जो जो फिलर वर्ड्स है लाइक हाँ जो भी वर्ड्स हैं उनको हटाओ, जो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करो, देन एक टेक्स्ट उनको रिमूव करके जो रिफाइंड वर्ड है कि इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हटाओ एंड फिलर वर्ड्स हटाओ, उसको लेके टेक्स्ट जनरेट किया। उस टेक्स्ट के साथ ये टाइम स्पीच सेगमेंट्स जनरेट किया, इसको अभी छोड़ दे रहे टाइम स्पीच सेगमेंट, क्योंकि ये थोड़ा मेन जो प्रॉब्लम थी ना, मेरे कॉम्प्लेक्सिटी थी मेरे प्रोजेक्ट में, वो यही था कि सिंक कैसे करना है। ऑब्वियसली अगर तुम सोचो मैं यहाँ से टेक्स्ट भेजा हूँ, सो स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है ना,
तो टाइम कैसे मैच करेगा कि कौन सा टेक्स्ट के साथ जो वॉइस जनरेट होगी वो किस सेकंड पे बोलना है, वो इशू था। उस इशू को सॉल्व करने के लिए ये था कि टाइम सेगमेंट में जनरेट करना, कि जो स्पीच है ना, वो टेक्स्ट आया तुम्हारा, जैसे मैं अभी वो बोल रहा हूँ, फिर मैंने पॉज लिया, लाइक सपोज अभी पॉज ले लिया, फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको गूगल ट्रांसक्राइब के पास भेजूंगा, वो तो पूरा एक ही बार में सेंटेंस दे देगा मुझे, मैंने जो मेरे पूरे वीडियो में जो जो बोला है एक ही बार में, ठीक। उस एक ही बार को लेके मैं अगर ऑब्वियसली इसके पास जाता हूँ, जेमिनी के पास, वो अगेन एक ही बार में पूरा सेंटेंस जनरेट, पूरा पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। फिर अगेन मैं अगर उसको लेके गूगल टेक्स्ट टू स्पीच क्या करता है, जो तुमने टेक्स्ट दिया ना, इंग्लिश टेक्स्ट है, उसको स्पीच में जनरेट करेगा, ठीक। और इस स्पीच को लेके फिर मैं अगर कंबाइन करने जाऊँगा तो मेरा सिंक टूट जाएगा। यही था कि एक तरीके से वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। ऑब्वियसली मैंने डीएसए मेनली यूज़ किया था, डीएसए के थ्रू वो लॉजिक डेवलप किए थे, ठीक है। देन उस फिर जो ऑडियो सेगमेंट्स है ना, उनको जोड़े, ओरिजिनल ऑडियो फिर दोबारा से एक ऑडियो बनाएगा उसी लेंथ का जो ओरिजिनल वीडियो की लेंथ थी, फिर उस वीडियो के साथ ओवरले कर दिया कि उस वीडियो के से जो ओरिजिनल ऑडियो थे उसको हटा के जो न्यू तुम्हारा ऑडियो आया उसको लगा के देखो तुम्हारा एक आउटपुट आ गया, ठीक। दैट्स द एंड। एंड हाँ, मेन थिंग, अभी पहले मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया था, एंड ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, बट मुझे कुछ टाइम के लिए वो उसका एक्सेस मिला था चैट जीपीटी 4 किया एज़्योर का, तो अभी तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने फिर जेमिनी का यूज़ किया। तो जेमिनी इतने अच्छे से आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा, नहीं तो और वर्क अच्छे से कर रहा था। सो अभी आई थिंक टाइम तो ज़्यादा है नहीं, इफ़ यू वांट स्टे, अगर किस किस को कोई काम है हैंड रेज कर दो, अगर जिसको जाना होगी, लाइक अगर नीड है कि सेशन, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, ठीक है, बट क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, आई नो, मेरे प्लान में और एक चीज़ मुझे कवर करना था, बट ऑब्वियसली टाइम 7:20 हो गया। किसी को जाना हो, लाइक किसी को इम्पोर्टेंट हो कि वो अभी और सेशन नहीं ले सकता, वो हैंड रेज कर सकते हैं। सो सब रुकने को तैयार है, सबके पास टाइम है। आई थिंक 10 मिनट में मैं कवर कर दूंगा कि एक बार तुम्हें लाइक जो ये गूगल का जो लाइक ये जो फंक्शंस है ना, इन सबको कैसे यूज़ कर सकते हो क्लाउड के थ्रू, एपीआई वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हो। चलो गुड, तो कंटिन्यू करते हैं। सो हियर कम्स द योर गूगल क्लाउड कंसोल, सॉरी, क्लाउड कंसोल पे गए, ठीक है, कंसोल। एंड हाँ, अभी टाइम इवन, ठीक है, इसको मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा, अभी तो रिकॉर्डेड है ना, एक नोशन ट्राई करेंगे, एक नोशन डॉक्यूमेंट बना दे जिसको फॉलो करने के लिए हो जाएगा, कि अगर तुम लोगों को किसी को यूज़ करना हो वो फॉलो कर सकता है। सो हियर कम्स द, ठीक है, हम कंसोल पे आए, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, न्यू प्रोजेक्ट, अभी के लिए नाम दे देता हूँ मैं इसका GDG बिल्ड AI, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, एक हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ओके। सिलेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वहाँ पर दिख रहा है GDG बिल्ड विद AI, सिलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट हमारा। देन हमने गए हमारे API सर्विसेज, एनेबल API एंड सर्विसेज, या तुम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि, सो हमने सर्च किया, हमें क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच सर्च कर, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, ये देखा गूगल क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट टू स्पीच भी है, तो अभी के लिए हम टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ करते हैं, इसको एनेबल कर दिया यहाँ पे। एंड अदिति देख लो ये API है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एनेबल करूँगा तभी मैं अपने जो लाइक VS कोड है वहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ।
टाइम लग रहा है थोड़ा। चलो तब तक हम अपने वी एस कोड को सेट कर लेते हैं। ठीक है, वी एस कोड पे है। चलो मैं पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ कैसे। मैं गया यहाँ पे, ठीक है, काम करते हैं डॉक्यूमेंट्स, गेटअप, कहीं पे भी तुम अपनी फाइल बना सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। सो एक न्यू फाइल बनाई, GDG बिल्ड AI, ठीक। इसको मैंने लाइक वी एस कोड में ओपन करना है। सो वी एस कोड में ओपन किया, यहाँ गए डॉक्यूमेंट्स, सो हमारा गेटअप, ठीक है। नाउ आई टच दिस ऑर्डर एंड टर्मिनल को रन किया, न्यू टर्मिनल। नाउ वी क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। आई थिंक मेरे में पाइथन 3 है, काम नहीं करेगा। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम क्या होता है ना मोस्ट, ये टाइम लग रहा है काफ़ी। हाँ, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम क्या होता है ना कि तुम जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है ना, इसमें अभी के लिए अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट तुम क्रिएट नहीं करोगे, सो तो वो तुम्हारे मॉड्यूल्स के साथ में क्लैश कर सकता है। तो इसलिए हम एक इन्वायरमेंट बना देते हैं कि जो तुम्हारा प्रोग्राम रन हो, इसमें जो तुम भी जितनी भी प्रोग्राम्स लिखोगे वो इसी इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें एक्सेस करेगा। ओके, नाउ कम्स टू योर, ये अभी भी चल रहा है। चलो दूसरा ट्राई करते हैं अगर हो पाए तो। GDG बिल्ड AI 2। चलो मेरे आई थिंक इसमें थोड़ा इशू दे रहा है, तो बट यही है कि ठीक है, मैं दूसरा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके जो मेरा ऑलरेडी बना उसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, वही प्रोसेस था। तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट जो तुम्हारा बिलिंग अकाउंट है, देन यहाँ पे बस सेट कर देना है, नथिंग एल्स। जैसे अब यहाँ पे गया, तो यहाँ पे पता नहीं अभी मुझे क्यों इशू दे रहा है। जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, गूगल क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट सर्च किया, ये अभी तो मेरा एनेबल है, तुम्हें बस एनेबल करना है, दैट्स इट। यहाँ पे बस एनेबल करने के बाद कोई प्रोसेस नहीं है, बस ये सेट अकाउंट कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं क्या इशू आ रहा है उनके साथ। ठीक, देन तुम्हें जाना है यहाँ पे AIM, सॉरी IAM एंड एडमिन। ओके, इसमें तुम गए सर्विसेज पे, तुम्हारा सर्विसेज सर्विस अकाउंट, ठीक। देन तुम गए, ये जैसे ये अभी के लिए मैंने ये जनरेट कर रखा है। ओके, अनेबल, या फिर तुम्हें एक क्रिएट कर लेते हैं नया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें करना है नया अकाउंट क्रिएट सर्विस अकाउंट। अकाउंट का नाम अभी के लिए डाल देते हैं GDG। ओके, देन बस कुछ नहीं, कंटिन्यू। एंड हाँ, यहाँ पे तुम्हें परमिशन देनी पड़ेंगी, लाइक प्रोजेक्ट्स पे जाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट पे जाके एडिटर एंड देन कंटिन्यू एंड देन डन। ये बन गया एक नया, ये देख रहा है GDG नेम से। ठीक, इस पे गए, क्लिक किया, ठीक, एंड फिर कीज़ पे जाना है तुम्हें। कीज़ पे जाके एक ऐड की कर दो, क्रिएट अ न्यू की, जेसन फाइल क्रिएट था।
इसमें तुम्हारे जो एपीआई के जो लॉगिन्स है ना, ऑथेंटिकेशन, वो सारे डिटेल्स रहेंगे। ये देखो सैम्पल नेम से जनरेट हो गया एक फाइल। ओके, देन हम यहाँ पे आए। सो पिप इंस्टॉल करना था मुझे, आई थिंक। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? सो तुम्हारा ये जो मॉड्यूल है ना, इस टाइप का मुझे मॉड्यूल तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच। 3 होगा मेरे में, पिप 3। आज ये सारे इश्यूज आ गए मेरे। चलो करते हैं। हाँ सॉरी, तुम्हारा पहले ये पाइथन जो तुम्हारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट करना है, बिन एक्टिवेट। ठीक, देन तुमने तुम्हारा पाइथन अपडेट कर दो। Next, ये तुम्हारा मॉड्यूल जो है ना, इसको इंस्टॉल करना है, पिप 3 इंस्टॉल गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, एक नया फाइल बनाते हैं फाइल नेम से, एंड फिर तुम्हें यहाँ पे लाइक गूगल की जो डॉक्यूमेंटेशन है, गूगल क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच डॉक्यूमेंटेशन पे जाके तुम्हें सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी नीडेड है ना, वो मिल जाएंगे मोस्टली। ये है डॉक्यूमेंटेशन। ये गाइड्स, क्रिएट वीडियो फाइल्स, पाइथन पे जाके कॉपी, सिंथेसाइज टेक्स्ट, इस फंक्शन को रन कर दिया। हाँ एक चीज़ रहेगी कि तुम्हें जो एप की है ना, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके ये जो कमांड है ना, गूगल क्रेडेंशियल, इसको इक्वल टू करके जो तुमने अभी फाइल डाउनलोड की थी ना, याद है गूगल क्लाउड से भी एक हमने फाइल डाउनलोड की थी। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मेरे उसमें दिख जाएगा, ये था डाउनलोड्स पे गए, ये फाइल अभी मैंने डाउनलोड की है। तो इसका पाथ कॉपी करना है। सो डबल क्लिक करके, आई थिंक तो जैसे भी रहे तुम्हारा विंडोज़ में, मेरे में तो ऐसे ही जाता है कि लिख रहा है कॉपीज एज पाथ नेम। सो इसका पाथ कॉपी करना है कि कहाँ पे स्टोर है तुम्हारे डिवाइस में, एंड उसको ले जाके जस्ट इसके सामने डबल कोट्स लगा के ये पाथ कॉपी कर देना, एंड तुमने इसको डिक्लेयर कर दिया, दैट्स इट। ओके, नाउ रन दिस। जैसे अभी हेलो देयर है ना, सो हेलो देयर जीडीजी कम्युनिटी, उस तरह दिक्कत दे रहा है। ओके, क्रेडेंशियल मैच नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट एपीआई क्रेडेंशियल। चलो दूसरा मैं ये यूज़ कर लेता हूँ फाइल, बस और एक होगा, ये रहा सैम्पल। ये देखो, ये रहा क्रेडेंशियल मिसिंग बता रहा है। ठीक है, हमारा जो अभी एक्सपोर्ट किया था ना, वो ठीक से हुआ नहीं है। सो दोबारा से एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत बता रहा है इसमें कोड में। गूगल क्लाउड क्रेडेंशियल्स एक्सपोर्ट किया, कॉपी,
आई थिंक मेरे सिस्टम का साउंड नहीं आया। GDG community. साउंड आया सबको या फिर नहीं आ रहा था? चलो अच्छा, कोई ओके। सो एंड करता, आई थिंक सबने मोस्टली लोगों ने लीव भी कर दिया, लंबा चला गया सेशन में कुछ। आई थिंक कौन ही बचा है, प्रियांशु एंड डेविड एंड कौस्तव, अदिति, ओके, विक्रम। सो कुछ नया सीखने को मिला या फिर ऑलरेडी आता था? सर Q&A सेशन अभी है ना? हाँ, Q&A सेशन है, कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब ये मुझे ऐसे ही जानना था, जैसे बहुत सारे मतलब जितने हमने जेन एआई के बारे में, मतलब जैसे मिड जर्नी हो गया या चैट जीपीटी हो गया, ये सब में मैंने मतलब ऐसे देखा है जब इमेज ये लोग जनरेट करते हैं तो इसमें उंगलियां जो होती है, जैसे 5 उंगलियां होती है या मैक्सिमम कभी कभी 6 होती है किसी किसी केस में, लेकिन जेन एआई मिड जर्नी में 8 उंगलियां 10 उंगलियां एक एक हाथ में, और ये सिर्फ उंगलियों से नहीं, मतलब मैंने नोटिस किया है कि दांत के साथ भी ऐसे होता है, और पैर की जो उंगलियां होती है, मतलब पैर के जो टोज होते हैं उसके साथ भी ऐसा होता है, तो ये इशू क्यों आता है? ये तुम्हारे ऑब्वियसली जो मॉडल डिज़ाइनिंग है ना, उसी का इशू है। कि एक चीज़ मैंने बताई थी ना अभी, डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर, याद है विक्रम? हाँ सर। सो जनरेटर क्या करता है ना, ये जनरेट किया उसने, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर तो हमारे जो जो मॉडल तुम यूज़ कर रहे हो ना, उसका डिस्क्रिमिनेटर इतना अच्छा ही नहीं है कि वो पकड़ पा रहा है कि जो जनरेटर ने जनरेट किया वो गलत है, ठीक है, तो वो पास ऑन कर दे रहा है बिना डिटेक्ट किए कि ये गलत जनरेट हो गया। तो वो तुम्हारे ऑब्वियसली हम रिफाइन एज अ डेवलपर, यही हमारा काम होता है कि हम और ज़्यादा रिफाइन करें कि जनरेटर और अच्छा बने और डिस्क्रिमिनेटर और अच्छा बेटर हो। ये तुम्हारा तो सर डिस्क्रिमिनेटर इसमें जनरेटर का तो कोई इशू नहीं होगा, शायद डिस्क्रिमिनेटर का शायद इशू होगा ना, क्योंकि वो सी गलती नहीं ढूंढ पा रहा है। हाँ, पहला इशू ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटर का ही है। अगर डिस्क्रिमिनेटर गलती नहीं बताएगा तब तक जनरेटर को पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलत जनरेट कर रहा हूँ, तब तक वो इम्प्रूव ही नहीं करेगा। यहाँ तुम्हारा मेन काम आता है डिस्क्रिमिनेटर। अगर डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा है कि ओके तुमने जो जनरेट किया है वो गलत जनरेट किया है, दैट्स द इशू विद डिस्क्रिमिनेटर। इवन तुमने वो यूज़ किया है, अभी बीच में चला था ना कि कुछ साइट्स होते हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट को तुम वहाँ पे जब डालोगे तो वो बताते कि ये एआई जनरेटेड है या फिर ह्यूमन है। तो वो भी एट द एंड डिस्क्रिमिनेटर ही यूज़ कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटर अगर कह देता है कि वहाँ से उसे लगता है कि ये एआई के थ्रू जनरेटेड है, तो वो बता देगा कि ओके एआई के थ्रू जनरेटेड है। तो दैट्स वर्क ऑन डिस्क्रिमिनेटर, कि अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर जितना बेटर होगा वो ऐसी चीज़ें को जनरेट ही नहीं यस करने देगा सर। कि उसे लगे कि नहीं ये गलत है। एंड अगर डिस्क्रिमिनेटर बेटर होगा कि इट्स अ मोर ओवर लाइक रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेटर पेनल्टी कर देता है तो उसको और रिफाइन करेगा, ठीक है विक्रम? समझ गया सर। यस सर। सर एक और डाउट था मेरा, सर जैसे डीप फेक वगैरह बनते हैं जेन एआई के थ्रू, तो जो डीप फेक मतलब जैसे हम अभी क्या है, बिगिनर है जेन एआई, मतलब हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी जेन एआई में, तो अगर हमें मतलब बिगिनर्स को अगर कोई वीडियो दिखता है तो हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं कि ये डीप फेक है या ओरिजिनल है, मतलब कोई ऐसे तरीका होगा जिससे नहीं हम नहीं, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लग जाए? सी तुम एज अ ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन सोचो ना। सो इस पे रिसर्च ही चल रही है अभी तक, ठीक है, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप कर पाए जो ये पता कर पाए कि ये डीप फेक है कि नेचुरल है। एज अ ह्यूमन अगर तुम्हें दिख रहा है, जैसे तुमने अभी बताया ना कि 8 उंगलियां हैं या 6 उंगलियां हैं, तो तुम ह्यूमनली डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम, क्योंकि ऑब्वियसली डीप फेक का मतलब ही यही है, वो भी यही ट्राई करते हैं कि वो ह्यूमनली भी पॉसिबल ना हो कि डिटेक्ट करना। लाइक उसका पर्पस ही यही है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाए, कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि ये एआई के थ्रू जनरेटेड है। सो इस पे रिसर्च वगैरह भी चल रही है कि किस तरीके से इसको लिमिट किया जा सके कि एक्चुअली पता चले कि ये किसी ने डीप फेक यस बना सर। दिया, ठीक है। सर तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एआई जो होता है वो बायस्ड होता है? बायस्ड इन व्हाट सेंस? सर जैसे मिड जर्नी पे अगर आप आज भी सीईओ सर्च करो तो मतलब एक वाइट, मतलब जो होता है ना वाइट मैन, जैसे कोई एक ब्रिटिश आदमी को दिखाएगा, और वही अगर आप नर्स वगैरह सर्च करो तो शायद कोई शायद कोई नेटवर्क इशू आ गया, ऑलमोस्ट सेशन हो गया, तो फिर मीट एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन लीव नाउ।